नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था, है ना। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए और हिंदी के 8 प्रश्न, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरा, इन सभी प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखेंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया है वही प्रश्न है 100% ओरिजिनल वाली। मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले समय में जो भी अगर आपका एग्जाम है वहां पे आपको काम आएगी। तो चलिए देख लीजिए 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए। एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा अगर आपको एग्जाम देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 19 तारीख को शाम को एक वीडियो पोस्ट किया था, 20 तारीख के हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो से आया है। अगर दूसरे बड़े चैनल का आया होता तो अब तक बैनर लगा दिया होता और लिंक जो है पूरे इंडिया में फैल गए होते। लेकिन ये छोटू सा चैनल है तो नहीं फैले लिंक, लेकिन आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। लिंक इसके वीडियो में भी है, देख सकते हैं। हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र पर शासन किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 90% है कि एग्जैक्ट यही है ना, क्योंकि हर्षवर्धन ने शासन किया ऐसा क्वेश्चन तो आया है। अब इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया या फिर किया है, तो मैं समूचे जानकारी दूंगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। हर्षवर्धन के जो है ये वर्धन वंश के शासक हुआ करता था, है ना। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा थानेश्वर में इसका जो है पैतृक राजधानी था। जब इनका भाई मर गया और जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा तो थानेश्वर जो है विरासत में मिला था राजधानी के रूप में। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज को ट्रांसफर किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हर्षवर्धन के प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर और सेकेंडरी राजधानी या फिर द्वितीयक राजधानी तो कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है नर्मदा नदी के किनारे होता है। नाम तो कुछ नहीं, नर्मदा नदी के किनारे। तो ये आपका 618 ईस्वी में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। एक 10 राज युद्ध हुआ है इतिहास में, इस प्रकार के जो फेमस आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। और एक सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ है जो नदी के रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीनों युद्ध के बारे में हमने पहले ही आपको प्रैक्टिस सेशन में बता रखा है। इनके अलावा हर्षवर्धन के जो काल था, जो इसके काल में ही हेनसांग भारत आए थे। हेनसांग जो है ये आपका कौन था भैया, चाइनीज थे, और ये हर्षवर्धन के काल में। और एक आता है आपका फहियान जो है ये आपका विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आए थे। हर्षवर्धन हेनसांग को शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने सीयू की एक लेख भी लिखे थे। हर्षवर्धन दक्षिण भारत की भी यात्रा किए थे, है ना। तो ये जो हर्षवर्धन नहीं, हेनसांग माफ कीजिएगा। तो ये जो हर्षवर्धन का क्षेत्र था ये आप देख सकते हैं, जो भी येलो कलर में है ये हर्षवर्धन ने यहाँ पे शासन किया था। हर्षवर्धन जैसे ही दक्षिण भारत पे चढ़ाई करने की कोशिश किया तो वहां पे जो है हार का सामना करना पड़ा। और उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर वाली एरिया है यहाँ पे शासन नहीं कर चुका। तो इसका सुटेबल आंसर अगर क्षेत्र पूछता है तो मध्य क्षेत्र होगा। मध्य क्षेत्र यानी मध्य भारत में इन्होंने पूरा शासन किया, है ना। मध्य भारत में पूरा शासन किया, है ना। दक्षिण भारत को छोड़ के और जम्मू कश्मीर को छोड़ के आपको देखने को लग रहा है कि समूचे भारत भी हो सकता है। ऐसा अगर उसका देखें तो पेट जो आपका मिडिल पार्ट है वो हर जगह लगभग इन्होंने शासन किया था। अगर जगह के नाम से पूछे तो आप देख सकते हैं थानेसर इंद्र प्रदेश, मथुरा, प्रयाग, काशी, नालंदा, राजगिरी, है ना। उस समय की जो जगह हुआ करता था, है ना। आजकल राजगीर कहाँ है, बिहार में है ना। मथुरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में है ना। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी पूछा गया है, कल भी बताया, ये क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, है ना, रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, ये सभी के सभी जो है, एशेज श्रृंखला हो, ये सभी के सभी आपके क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा फुटबॉल से जुल्स रिमेट कप और संतोष ट्रॉफी। एक बच्चे रवि कुमार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कल मैं पूछा था कि संतोष ट्रॉफी से एक नया रिकॉर्ड बना 2023 के अंदर, बताइएगा। तो इन्होंने बताया कि भाई कर्नाटक जो है 54 वर्ष के बाद जो है ये ट्रॉफी जीता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनको याद था। इनके अलावा हॉकी में हॉकी कप देखेंगे तो नेहरू कप, महाराजा रंजीत कप सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, गुरु नानक कप, ये सब हॉकी के हैं। टेनिस की बात करेंगे, यूथांड कप, डेविस कप, ये सब टेनिस के हैं। और जो आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और फ्रांसीसी ओपन। टेबल टेनिस की बात करेंगे, 2 कप काफी ज्यादा पूछा जाता है, कार्विलोन और स्वाथिलन कप। गोल्फ की बात करेंगे तो आपका वाकर कप और आपका राइडर कप। इसी प्रकार से आप बैडमिंटन की बात करेंगे ना, बैडमिंटन
बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में सबसे ज्यादा जो है आपका थॉमस कप पूछा जाता है और उबेर कप पूछा जाता है ना, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस क्या है, ये मेल वाला बैडमिंटन की प्रतियोगिता है और उबेर में खाली फीमेल ही भाग लेती है, महिला भाग लेती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सन में जो है अध्यक्षता किए थे, ऐसा पूछा गया। सब चीज बताते आया हूं, पहले दिन जो 72 प्रतिनिधि वाला जो पूछा गया है यहीं पे सब सारा डाटा दे दिया था, वहीं से कॉपी किया हूं जस्ट, है ना। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुए थे उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, डफरिन थे, है ना। और प्रथम अध्यक्षता किसने किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहां हुई थी, बंबई के अंदर हुई थी। प्रथम अधिवेशन की जो है बात हो गई 1885 वाला ईस्वी की। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1887 मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष 1896 रहमतुल्लाह सयानी, और इसी रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था कोलकाता के अंदर। इनके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज युद्ध अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद 1888। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता संभाले हैं, 3 बार, 1886, इसके अलावा 1893 और 1906। ठीक है, 1906 में जो हुआ था ना कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वहां पे स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। स्वराज शब्द को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1906 में, और पूर्णतः स्वराज है ना, पूर्णतः जो स्वराज है ये मांगा गया था 1929 में। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 1929 वाले का जेएल नेहरू किए थे अध्यक्षता लाहौर में, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को क्या कुछ कहते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कहते हैं, धन के अपवहन सिद्धांत का अनुमान लगाए थे, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान इन्होंने ही लगाए थे। ये सब दादा भाई नौरोजी के रिकॉर्ड में है। और भी कहेंगे तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि ये पारसी थे। इनके अलावा कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में कोलकाता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, बता दिए। कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल, है ना। और जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कहां हुआ था, सूरत में। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता संभाले थे, और यहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। साथ ही साथ सूरत अधिवेशन में जो फूट पड़ा था आपका गरम दल और नरम दल, ये भी एक हो गए थे। कांग्रेस के 1917 अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। पहली बार कोई महिला जो है अध्यक्षता कर रही थी, एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट पूर्ण रूप से भारतीय महिला नहीं थी। पहला महिला कहेगा तो एनी बेसेंट आंसर जरूर होगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं, आयरिश लेडी थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक रूपों में जो है आपका सहयोग किए हैं, चाहे तो किसी चीज को लीड करके, है ना, या फिर किसी चीज की अध्यक्षता करके, कोई आंदोलन चला के। इनके अलावा सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर में किया था। अच्छा हुआ मैं जगह का नाम यहाँ पे नहीं लिखा था, ईस्वी लिखा था, ईस्वी पूछा है ना, तो ये कानपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एकमात्र जो है गांधी जी के अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन 1929 लाहौर, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई जेएल नेहरू के द्वारा। और भी अगर आप सुनना चाहते हैं कांग्रेस के बारे में तो आइए, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन संभाले थे, बोस साहब, है ना, सुभाष चंद्र बोस साहब। इसी के अगले साल अनबन हो जाती है सुभाष चंद्र बोस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी जो है त्रिपुरा में नहीं है बंधु, ये मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर के पास एक जो है नगर है ना। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939, वहां पे जो सुभाष चंद्र बोस साहब है वो अध्यक्षता के लिए फिर से जीत गए थे, लेकिन उनके विपक्ष में गांधी जी के कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया खड़े थे, जिन बातों से जो है उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना अलग पार्टी का निर्माण कर लिए थे नेताजी साहब। इनके अलावा लावनी, तमाशा, लोसर, इस प्रकार के नृत्य पूछे गए हैं। कोई बच्चे तो बोल रहे हैं लावनी, तमाशा, लोसर, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये नृत्य इस प्रकार से पूछा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य महाराष्ट्र के नहीं है, तो लोसर हो जाएगा आंसर। या फिर इस प्रकार से पूछे होंगे कि लावनी और तमाशा किस राज्य में और लोसर किस राज्य में। हो सकता है भाई एक ही स्लाइड में 2 आंसर हो सकता है, महाराष्ट्र और सिक्किम, है ना। तो इस लोसर है ना, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख हो सकता है। ठीक है, तो लावनी जो है ये आपके महाराष्ट्र के हैं, लावनी हो गया, तमाशा हो गया, ये महाराष्ट्र का है। लोसर जो है ये लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एगो लोसांग आता है, इसी प्रकार से नाम है उनका, कंफ्यूजन फेयर है ये, लोसांग सिक्किम का होता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के आते हैं, अन्य नृत्य में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में आते हैं तो डिंडी नृत्य की बात करते हैं, दही कला, दशावतार, कोली। कोली जो है ना एक समुदाय का नाम है, जैसे अपने यहाँ सहनी समुदाय होते हैं जो मछली का काम करते हैं ना, वो वाला। इसके अलावा लेजिम, लेजिम में अगर यहाँ पे न रहे, आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में न रहे, तो आप गोवा से काम चला सकते हो। इनके अलावा गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा यहाँ का त्योहार होता है, नव वर्ष का त्योहार है महाराष्ट्र में। इनके अलावा शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, इन दोनों त्योहार को जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्टार्ट करवाया था, चाहे देश जो है देश में जो है एकता की भावना पनपे, इस उद्देश्य से। दही हंडी कला,
ये कृष्णा के जन्माष्टमी के एक दिन पहले किया जाता है। हल्दी कुमकुम, जो सुहागन महिलाएं हैं ये महाराष्ट्र में मनाते हैं हल्दी कुमकुम। इस त्योहार का डेट कोई फिक्स नहीं होता है, शुभ मुहूर्त देख के, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा हम लोग गाँव में करते हैं वैसे कर दिया जाता है। रंगोली, ये रंगोली की जो पेंटिंग है महाराष्ट्र के अंदर किसी दीवार पे नहीं होता है, नीचे होता है, स्थल पे होता है। ये लैंड वाली पेंटिंग होती है। मान लीजिए ये रंगोली बना दिया मैंने इस प्रकार से, ये इसका भी कोई डेट फिक्स नहीं होता है। ये किसी भी शुभ जो है मतलब जो भी शुभ दिन होते हैं उसमें बनाया जाता है। वर्ली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है। तो ये कुछ महाराष्ट्र की कला है जो आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे गरबा, डांडिया, रास, भवई, सिद्धि, धमाल। पतंग महोत्सव भी गुजरात में। उत्तरायण का त्योहार मकर संक्रांति के समय भी गुजरात में मनाया जाता है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहार में आएंगे गोटीपुआ नृत्य, संबलपुरी नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, मयूरभंज का छऊ नृत्य, घुमरा नृत्य, है ना, यहाँ पे स्टार लगाएंगे। नौखाई त्योहार, नवकलेश्वर महोत्सव, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, है ना। इसके अलावा धनु जात्रा त्योहार भी लिखिए, यहाँ पे धनु जात्रा त्योहार भी लिखिए। ये सभी के सभी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। देखिए ये जो घुमरा लिखा है, स्टार लगाया था ना, सीधे सीधे घूमर रहता है ना, घूमर, तो ये आरजे राजस्थान का होता है। और घूमर से पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहले घूमर नृत्य किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा, तो आपको जो है भील समुदाय की महिला के द्वारा जो है आंसर देना है। और ये नृत्य जो है घूमर जो राजस्थान में होती है सिर्फ महिलाएं ही परफॉर्म करती है, कोई भी पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा जब भील जनजाति की महिला इस नृत्य को शुरू किया था तो शुरू में देवी सरस्वती की आराधना की जाती थी इस नृत्य के माध्यम से, जो गोल चक्कर में नृत्य किया जाता है। आपने झिझिया गांव घर में देखे होंगे ना, झिझिया, मैं बिहार से हूं तो मैं देखा हूं, जो खेलते हैं ना, माना जाता है कि खेलने से बारिश होती है, ठीक है। तो लड़की लोग जो खेलती है ना, तो ये जो है गोल चक्कर में खेलती है। इसी प्रकार से ये नृत्य भी गोल चक्कर में होती है ना, गोल गोल घूम के, है ना, और महिला के द्वारा की जाती है। अब राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल के अवसर पर अन्य समुदाय के द्वारा भी किया जाने लगा है, यह नृत्य पॉपुलर हो गया, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। तो घूमर रहेगा तो राजस्थान, अब घुमरा रहेगा तो उड़ीसा में, है ना। नौखाई त्योहार ये उड़ीसा में है। नवकलेश्वर महोत्सव ये उड़ीसा में है। भगवान जगन्नाथ रथ महोत्सव ये भी उड़ीसा में। कोणार्क नृत्य, अच्छा उड़ीसा में एगो और याद रखिएगा, रजो पर्व, ये पिछली बार पूछा गया था, रजो पर्व, है ना, राजा पर्व भी से बोलते हैं, रजो पर्व भी बोलते हैं। ये पीरियड से संबंधित जो है त्योहार है, रजो पर्व, ये उड़ीसा में होता है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में आपको अलकाप मिलेगा, अलकाप डांस मिलेगा, काठी मिलेगा, गंभीरा डांस मिलेगा, बॉल डांस मिलेगा, संथाली डांस मिलेगा। संथाली डांस पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में। देखिए मैंने एक चीज बताया, इतना तो आपको दिमाग थोड़ा सा दोहराना होगा कि देखिए बिहार का ना सबसे बड़ा त्योहार है छठ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में होता, मैं तो महाराष्ट्र में भी देखता हूं। तो लेकिन जो जहां का फेमस है वो आपको आंसर मारना होता है। अगर फेमस वाला ना रहे तो उससे कम फेमस वाला आंसर मारना होता है। जैसे बिहार में छठ पूछ दिया और उत्तर ऑप्शन में दे दिया 4 गो, बिहार है ये नहीं, तो उत्तर प्रदेश से काम चलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। झारखंड भी रहेगा तो काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी छोटे मतलब छोटे मोटे रूप में तो होता ही होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से बता रहा हूं। तो ये जो संथाली है झारखंड में भी होगा। ये बिरिटा डांस जो है ना, ये बिरिटा डांस आपका जो है पश्चिम बंगाल में होती है। और बिरिटा डांस करते क्यों है, तो जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो परफॉर्म करती हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे में चेचक ना होगा अगर ऐसे करेंगे तो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख में आएंगे तो सुआ, कर्मा, राउत, नाचा, सैला, पंडवानी, गौर, मारिया, पंथी, पाली, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के नृत्य और जो है मतलब गायन का जो है फॉर्म है, ठीक है भाई। इसके अलावा बस्तर दशहरा त्योहार भी रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पोला महोत्सव भी रख लीजिएगा, पोला। छत्तीसगढ़ में जो है हरेली महोत्सव भी रख लेंगे, पोला महोत्सव भी रख लेंगे, गोंचा महोत्सव भी रख लेंगे, बस्तर दशहरा भी रख लेंगे, ठीक है। ये सब छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से है। बस्तर दशहरा बहुत दिन तक लगती है, 75 दिन तक। इनके अलावा 2023 में महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? माननीय रतन टाटा सर जी को, ठीक है। इनके अलावा 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, ये आपके जो है संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य के जो है आपका आपदा प्रबंधन विभाग को, और फिर से संस्थागत श्रेणी में लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया था 2023 में। रतन टाटा को 2022 में असम वैभव पुरस्कार भी दिया गया असम के सरकार के द्वारा। उड़ीसा राज्य का कलिंग सम्मान 2021 विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जो उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, इनको दिया गया था। 2023 का अंबेडकर साहब वाला पुरस्कार ये योगी आदित्यनाथ साहब को दिया गया, जो उत्तर प्रदेश के करंट सीएम है और लगातार दूसरी कार्यकाल है। 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड, जिसमें 110 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण दिया गया है। 2024 के भारत रत्न अवार्डी के नाम देख लेते हैं। नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, ये 5 जो है कैरेक्टर भारत
भारत रत्न के लाइन में है। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज से पूछ दिया गया क्या है, तो किससे, तो कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से, ये लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार थे। इनका वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्रा है। एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। कल एक बच्चा है अनुज कुमार, काफी एक्टिव रहते हैं। मैं उनका एक कमेंट देखा, वो बोल रहे थे कि भाई कोई भी प्रश्न हल्के में मत लेना इनका। मैंने एक चीज हल्के में ले लिया, वही एग्जाम में आ गया था। मुझे तो इतना हंसी आया, लिटरली बताऊं इतना हंसी आया, पहले तो मैं हंसा कि भाई देखिए इनका किस्मत भी देखिए, जो चीज हल्के में लिया वही आ गया। तो आप लोग हल्के में मत लेना, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वही बात करता हूँ, और आगे क्या सोचेंगे एग्जामिनर वो सोच के पहले आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का बहुत सारे फिल्म में कोरियोग्राफी की है, लेकिन जब भी आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनसे, तो इनका एक गाना का बोल लिख देता है, देवदास फिल्म का गाना है ना, काहे छेरे मोहे, इस प्रकार की गाना है। इनमें कोरियोग्राफी किए थे पंडित बिरजू महाराज, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। 2022 में इनका निधन हो गया था। इनके अलावा कथक नृत्य के अन्य कलाकारों में आएंगे शोभना नारायण मैडम, काफी फेमस, उमा शर्मा, बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी किशन, शश्वत सेन, है ना, विद्या गौरी अडकर, पुरुषोत्तम दधीची, कालका प्रसाद, कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे, है ना, नालनी कमालनी अस्थाना, ये सभी के सभी आपके कथक नृत्य में जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, अब देखिए इतना कैसे याद रखें, ये भी बात है भाई। तो जो याद है ना उसको स्किप करिए, से आपको बिरजू महाराज एकदम याद होगा, शोभना नारायण याद होगा, इसको स्किप करिए। अब जो नए चेहरे मैं बताता हूं उसको जरूर ध्यान रखिए, आने वाले समय की रीड होती है, और मैं बता दिया हूं कि बच्चे ये जो सोचते हैं ना कि लूसेंट में छपे हैं वो आ जाएंगे, तो जब एग्जामिनर टेढ़ा होने लगेगा ना तो लूसेंट से काम नहीं चलता। फिलहाल अभी तो चल रहा है ना, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रखा है, और फिर भी मैं बता दूं कि सब चीज लूसेंट में नहीं मिलेगा, और मैं हमेशा कहता हूं बदलते समय के साथ आपको बदलना होगा, ठीक है। और आप में जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं पटरी पे बना रहा हूं तो ताजा खबर लेना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या रन है, क्या डिमांड है एग्जामिनर की, क्या पढ़ना है मुझे, ठीक है भाई। इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया होगा ये, मणिपुरी और ओडिसी, ठीक है। मोहिनीअट्टम महिला प्रधान नृत्य है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। कहाँ की है, केरल की है, विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। देवदासी परंपरा से मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी। छौ नृत्य 3 स्टेट में, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में मयूरभंज की छौ, झारखंड में सरायकेला का छौ, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के छौ से नाम से जानते हैं। छौ में एक डिफरेंस है कि जो उड़ीसा का छौ है उसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता, अन्य छौ में मुखौटा का इस्तेमाल होता है। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य आपका सत्रिया है, सत्रिया, इसके संचालन करता शंकर देव है, ठीक है, और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, बातों को समझिएगा। हरित क्रांति को और किस नाम से जानते हैं, देखिए ऑप्शन में तीसरी क्रांति अगर हो तो ठीक है, नहीं तो हरित क्रांति को आप खाद्यान्न क्रांति भी कह सकते हैं। सिर्फ स्वाभाविक सी बात है ना कि खाद्यान्न के पूरे जो है जो मेन खाद्यान्न है उस पर ये क्रांति लाई गई थी, गेहूं पे असर किया था सबसे ज्यादा, तो हम तो खाद्यान्न क्रांति के साथ जाते हैं अगर ऑप्शन है तो, या फिर तीसरी क्रांति भी कहते हैं। एक फोर्थ स्टेट भी होता है, चौथी दुनिया पत्रकारिता से संबंधित होते हैं। इनके अलावा हरित क्रांति को जो है आपका हरित क्रांति खाद्यान्न से समझ सही भाई, हरित क्रांति को 1967 में सर्वप्रथम पंजाब में लाया गया था। इसके अलावा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छे किस्म की बीज खाद का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों की पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। अगला है भैया हमारा कि पॉइंट ही है ना, कि विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया स्तर पे एम एस स्वामीनाथन। इन्हीं साहब को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। HYV का फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाई यील्डिंग वेराइटी, ये हरित क्रांति में इस्तेमाल होने वाली है। इनके अलावा हरित क्रांति असर सबसे अधिक गेहूं पे हुआ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन के सूत्रधार है। माँ का पर्यायवाची आया था, जननी होता है, पिता का पर्यायवाची आ सकता है, जनक हो जाएगा जब तभी तो जनक है ना, जनक जो है, जनक मतलब ओल्ड भी होता है, जनक का मतलब पिता भी होता है, अब्बा भी होता है, बापू भी होते हैं, पिता भी होते हैं, ये सब जो है ताता भी हो सकता है। देखिए मेरी हिंदी कमजोर है ना। कल एक बच्चे बोल रहे थे कि CGL के लिए कंप्यूटर में मैं क्या करूं, CGL के लिए मेरी सलाह है उन बच्चों से कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा टीचर है जो कंप्यूटर पढ़ाते हो और आपको समझ में भी आते हो, है ना, वैसा नहीं है कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर पढ़ा रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारे किस काम की, ठीक है। तो वहाँ से करें CGL की जो कंप्यूटर है,
क्योंकि अधिकांश बच्चे की कमजोरी बन गई है, भले क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर 2 बार तो एग्जाम हो गया मेरे ख्याल में, जो कंप्यूटर वाला जो नया सिलेबस आया 2 बार हो गया, तो जो प्रीवियस ईयर की बुक है जो अच्छे पब्लिकेशन की है वो प्रीवियस ईयर इसमें जो 2 बार पूछे गए उनकी सॉल्व किया गया दिया गया है, साथ ही उनके तर्ज पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और बुक पतला होनी चाहिए, तो आप जो है यूज कर सकते हो। मैंने एक अपने घर के सदस्य को एग्जाम दिलाने गया था CGL का मेंस, है ना, तो वहां पे मैं बच्चे को देखा कि पतले पतले कंप्यूटर की किताब पढ़ रहे थे और मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए हाथ में लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ समझाया गया है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन लगभग जो मैं 2-4 मिनट लुक मारा था उसमें से मुझे एक आध क्वेश्चन समझता दिखा कि उसमें था। ठीक है, तो ऐसा कहीं बुक का स्टॉल हो, अगर आप पटना वगैरह में रहते हैं तो ईजी वे में मिल जाएगा भाई, है ना। इनके अलावा भाई का पर्यायवाची अनुज अग्रज भद्र, है ना। दोस्त का पर्यायवाची मित्र सखा हित हितैषी संगी सहायक मितवा याराना यार, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा था, DP धर बता रखे हैं, 5वीं क्या 6ठी तक बता रखे हैं प्रैक्टिस सेट में, और इससे पहले 4 तक बता रखा था, है ना। पहला हैराड डोमर, दूसरा PC महालनोबिस, है ना, तीसरा आपका जो है चक्रवर्ती, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा चौथा रुद्र एलन। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से मेजबानी कौन किए थे? भारत, इसी बार पहली बार, उससे पहले भी किया था लेकिन आंशिक रूप से। विराट कोहली को गोल्डन बैट दिया गया सबसे अधिक रन बनाने के लिए। ICC वर्ल्ड कप की शुरुआत 75 में हुआ था, प्रथम 2 सेशन की विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। 1983 में कपिल देव जो है की अगुवाई में ICC वर्ल्ड कप पहली बार भारत जीता था। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की निगरानी में ICC वर्ल्ड कप विजेता बने भारत, है ना। 4 बार ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है भारत जा चुका है लेकिन 2 बार जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में पहली ही एडिशन के विजेता हुआ था। T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। ICC अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 पहला एडिशन के विजेता कौन है? भारत। किसे हरा के? जो है इंग्लैंड को हरा के। कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में, है ना। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। कहां हुआ था T20 मेन वाला मैच वर्ल्ड महिला का? तो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 जो है सवेरे वाले क्लास में ये सब सारे मैंने करा ही दिया था, तो मैं सीधे आगे निकलता हूं। बाद में कि ICC वाले अवार्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो ओवरऑल पुरुष में मिला है पैट कमिंस को मिला है, इसे सर गारफील्ड अवार्ड दिए जाएंगे। और महिला में जो है ना स्कीवर नेट स्कीयर ब्रंट, इस प्रकार से नाम है उनको, जो कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? फ्लिंट रिचेल अवार्ड दिया जाएगा, जो महिला में ICC के टॉप पे होते हैं। इनके अलावा सूर्य कुमार यादव T20 में पुरुष में है और T20 में महिला में हेली मैथ्यूज है। टेस्ट क्रिकेट में पुरुष में उस्मान ख्वाजा है। वनडे क्रिकेट में पुरुष में आपका अपना बिरटू है, विराट कोहली है। इसके अलावा गोस्वामी शब्द का तद्भव आपसे पूछा गया है। गोस्वामी शब्द का तद्भव क्या होगा? गोसाई होगा। जैसे गाँव घर में बोलते हैं ना, जैसे आप हनुमान चालीसा सुनते होंगे, हनुमान गोसाई, है ना, तो ये गोसाई जो है ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। मैंने आपको बताया है तद्भव शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से आया हुआ हो, है ना, संस्कृत से आया हुआ है। जैसे आम्र, आम्र क्या है? ये आपका तत्सम है और इसको हम लाएंगे संस्कृत से तद्भव में, तो हम इसे हो जाएगा आम या आम्बा। आम्बा कहा जाता है महाराष्ट्र में आम को भाई। इसके अलावा एक देशज और एक विदेश, जैसे देशज लोटा, विदेशज स्टेशन। वित्त आयोग का गठन 280, इतना तो समझ में आता है हिंदी क्योंकि ये 10 क्लास में पढ़े थे। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन 280 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं और ये पंचवर्षीय निकाय और संवैधानिक निकाय भी है। संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसके लिए आर्टिकल संविधान में दिया गया हो, मोटे तौर पर ऐसा ध्यान रखिएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन के जो हुआ है उसमें अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 5 गो सदस्य होते हैं, 1+4, और मैं 5 का नाम आपको बता दिया हूं। अरविंद पनगड़िया के अलावा 3 और बता दिया हूं, जिसमें एक SBI के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी शामिल किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन गवर्नर करते हैं 243I के तहत। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। निशा का पर्यायवाची आया था, रजनी हो जाएगा, रजनी, रात भी हो जाएगा। जनगणना 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व या पूछा है, या फिर जनगणना 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता पूछा है ना, महिला साक्षरता दर सबसे कम। अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं तो ग्राफिकल मोड में जनगणना पढ़ा दिया हूं, अब मेरी क्या ही गलती, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या है ना। तो भैया ये देखिए ग्राफिकल मोड में इसी प्रकार से फिर से है, देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला 5 राज्य, न्यूनतम साक्षरता महिला दर वाला 5 राज्य। तो सर्वाधिक है भैया केरल, कल ये पूछा था। आज न्यूनतम पूछा है बिहार, होगा 51.5। उसके दूसरे स्थान पे राजस्थान है 52.1। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत खंगाला हूं क्योंकि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि राजस्थान होता है इसकी आंसर। मैं 3-4 जगह देखा हूं और बच गया है, तो ऑफिशियल जनगणना का जो उनके डाटा होते हैं वहां पे नहीं गया हूं। फिलहाल ये किताब बड़े ऑथेंटिक है जहां से मैं ये डाटा लिया हूं, तो इसको मानना पड़ेगा मुझे, और मैं यही पढ़ाते आया हूं कि बिहार होगा। ठीक है। इनके अलावा
सर्वाधिक जनघनत्व तो 5 राज्यों में बिहार सबसे ज्यादा जनघनत्व है और सबसे कम जनघनत्व तो अरुणाचल प्रदेश की है। तो दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। आने वाले शिफ्ट के लिए लिटरेसी रेट में रख लीजिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर आपका केरल का है। अब 2 दिन जैसे ही एग्जाम बीत जाएगा ना, तब आपसे केरला ऑप्शन में नहीं देगा सर्वाधिक साक्षरता दर पूछ के, ठीक ना, फिर इधर का कोई राज्य देगा। तो आपको ध्यान रखना है 3 कम से कम शुरुआत के, केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे कम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी रेट कितना था? 74.04। मेल का कितना था? 82.14, पूरे इंडिया के लिहाज से बात कर रहा हूं। और फीमेल का 65.46%। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण की जो की जाती है उसे क्या कहते हैं? अंतवासी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य से या फिर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य से आया हो चाहे मौलिक अधिकार से हो, बच्चे फोड़ ही दिए होंगे। मौलिक कर्तव्य बता दिया हूं, संविधान का मूल भाग नहीं था। 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़े गए। प्रारंभ में 10 प्रकार के जोड़े गए, बाद में 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य होगा। मौलिक जो कर्तव्य है रसिया के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A में रखा गया। और ये रहा आपके सामने मौलिक अधिकार का जो है डाटा। जैसे कि कल पूछा था आपका कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना का विकास मौलिक कर्तव्य के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 1H में है। तो ये आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि कल का एनालिसिस का PDF मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया। और जो पेड ग्रुप में वो तो मेरे है ना, वो तो मेरे ऐसे जिगर के टुकड़े हैं जिन्होंने मुझे 10-5 रुपया दिया है और मेरी जो कंटेंट है उसे ईगरली पढ़ते हैं भाई। मैं ये जो बहाना है एक 10, 5, 20 रुपया, ये क्या होती है? 35 रुपया में PDF होती है, क्लास होती है। ऐसा देखिए 999, ताकि आपको लगे भी नहीं कि ये केक है, ठीक है। क्लास ऐसे होती है 2999। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कितने मिले? 50% तो मिले थे। हाँ मिले थे भाई। अरे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना कि 30-35 रुपये में 80% मिल रहा है, तो आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना। सुनना है, अगर आपको SSC के आने दिन में एग्जाम देना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप SSC की PDF बाय करके पढ़ के लिंक प्लेलिस्ट वॉच करके जाइए। 80% क्वेश्चन आए तो बताए, है ना। तबला के कलाकार ये मैं इसलिए रख लिया हूँ क्योंकि शहनाई के वादक पूछा गया था आज फिर से बिस्मिल्लाह खां साहब को। तो ये भी मैं बता ही दिया हूँ कि तबला के कौन है। तो तबला के जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में जो है ये भी मिला है क्या? पद्म विभूषण। 24 में ग्रैमी अवार्ड अभी मिला है। ग्रैमी अवार्ड की पूरी कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले पंडित रविशंकर को 1968 में मिला था, ठीक है। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड अभी तक पंडित रविशंकर को ही मिला है। भारतीय के लिहाज से 5 ग्रैमी अवार्ड, है ना। संगीत के क्षेत्र में पहला भारत किसे मिला था? M सुब्बा लक्ष्मी को। और जो 6 कैरेक्टर हैं उनको भी बता दिया हूँ ईस्वी के साथ। तो आप लोगों का काम बन जाता है आगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये चैनल ही आपका है। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से एनालिसिस की वीडियो आप लोग जो भी बच्चे कंसर्ट से देख लेते हो, उसी प्रकार से अगर पढ़ाई के दिन में आप देख लो ना, क्योंकि मैं हर एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस सेट चलाता ही हूँ, है ना। उसके एक बॉन्ड भी बना देता हूँ। ये भी कारण है कि मैं प्रैक्टिस सेट चला के कुछ पैसे रख देता हूँ कि PDF के लिए, ताकि लोग PDF भी ले और वीडियो भी ईगरली वॉच करे। एक चस्का लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता ही नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हो कि ये दुनिया ही ऐसा है, भीड़ का हिस्सा भीड़। जो अभी अब जब पोषण की बात करेगा बेटा, वो आपको शोषण लगेगा। जो शोषण की बात करेगा वहाँ पोषण लगेगा। तो अब आपके हाथ में फैसला, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। साथ चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 फरवरी 2024 और आज जो है आपका SSC GD का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में से 20 में से 19 GK के ओरिजिनल प्रश्न है जो 2 बच्चे मिलके भेजे हैं, वो भी कॉपी पे लिख के भेजे हैं। सभी प्रश्न स्पष्ट है। और बता दूं 5 शिफ्ट की एग्जाम हुआ, ये छठे शिफ्ट की एग्जाम था। ऐसा ये शिफ्ट, ये छठा वाला जो शिफ्ट निकला है, ये 20 में से 19 क्वेश्चन मेरा बच्चा नहीं बना के आएगा, 20 में से 20 बना के आएगा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने नहीं बताया, एक भी की बात कर रहा हूं। और सेट नंबर 22 जो मैं जिक्र कर रहा हूं 19 तारीख को शाम में अपलोड किया था, वहां से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, इस शिफ्ट में भी आया। और एक तो और जो है वो हो गया, मतलब ये भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य से है ना, किस नृत्य से अटैच है ये शब्द, है ना। तो ये तो मैं हूबहू प्रश्न भी रखा था जो स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो में देखने। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत कवर करना है अगर आपको एग्जाम देना है तो। और SSC की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, आप हमारे
हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल का जो PDF मटेरियल है उसको लेके पढ़िए, है ना। पूरे दुनिया की क्लास जो महंगे क्लास है उससे बेटर रिजल्ट ला के दूंगा, ये हमारी गारंटी है। 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए से आएंगे SSC के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, पहला है 2011 से 2019 के मध्य गरीबी रेखा कितनी प्रतिशत थी। ये क्वेश्चन मैं जब MPI इंडेक्स आपको पढ़ा रहा था, नीति आयोग जारी करते हैं जिसमें सबसे निचले रैंक पे बिहार को रखा गया था, और कुछ दिन ऐसा सिलसिला चला था कि 5 स्टेट में बताता था कि भाई 5 को याद रखना है MPI इंडेक्स में। तो वहां पे बताया था कि 2011 से 2019 में क्या हुआ, गरीबी रेखा जर्क करके नीचे गिर गया था, उसके बाद कोरोना लगती है, ठीक है। तो जो गरीबी रेखा 22.5% पर था इंडिया का, वो 12.5 यानी 12.3% घटने के बाद 10.2% पे आ गया था, और ये हाईलाइट बन गया था, चर्चा की विषय बन गई थी। इसीलिए जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10.2%। और अगर आपसे पूछे कि इस समय था कितना, तो 22.5%, है ना। मतलब इससे पहले कितना था, घटा कितना, तो 12.3%। तो आने वाले समय में कुछ भी पूछ सकता है। इनके अलावा भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसे MPI कहते हैं, है ना, MPI कहते हैं, तो ये जो तय करते हैं, कौन करते हैं, नीति आयोग ने तय करना है, ठीक है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है भाई, MPI का फुल फॉर्म अगर जानना चाहते हैं तो। MPI इंडेक्स 2021 में गरीब राज्य सबसे बिहार है। अच्छा, अभी GDP में सबसे अधिक ग्रोथ कौन दे रहा है, तो ये आपका जो है महाराष्ट्र दे रहा है, और सेकेंड स्थान पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है GDP के मामले में, ध्यान रखिएगा। देश में कोरोना महामारी के कारण 2021 में बेरोजगारी भी अपने जो है मतलब टॉप पे पहुंच गया। तो ये भी आपको याद रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए, है ना। मेरी तरफ से ये 24%, 23.8% तक पहुंच गया था। और राज्यों की बात करेंगे तो हरियाणा वगैरह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उस समय देखा गया था जो कोरोना आया था। इसके बाद वो तो पूरा विश्वव्यापी बेरोजगारी आई, लेकिन इंडिया में इतनी लेवल तक पहुंच गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में आने के लिए तत्पर है। इसके अलावा जैसे कि अभी आप जान रहे होंगे, अगर आप न्यूज वगैरह देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कि जापान और इंग्लैंड जो है ना, वहां पर भी माहौल जो है अर्थशास्त्र के रिलेशन से काफी जो है खराब समय चल रहा है वहां के, विकसित देश होने के बावजूद भी, ठीक है। इनके अलावा जो आपका फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निगेटिव जो ग्रोथ रेट आपसे पूछेगा, चूंकि यहाँ पे रेट की बात हो रही है, मैं हर वो प्रश्न बताऊंगा, चाहे कितना भी देरी हो। जो बच्चे सुनेंगे वो जरूर एक दिन झंडा गाड़ेंगे। -0.6% ये नागालैंड की जो है ना, दशकीय वृद्धि दर रहा था निगेटिव में सबसे कम। इनके अलावा फीफा विश्व कप 2022 आज भी बताया था, कल ही बताया था, परसों ही बताया था, और ग्रुप डी से बताते आ रहा हूँ। फीफा विश्व कप 2022 ये कतर में हुआ था, ठीक है। कतर, दोहा, है ना, दोहा राजधानी है कतर की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। विजेता कौन रहे थे, अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहे थे, फ्रांस। कौन, फ्रांस। प्रतियोगिता में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे दिया गया था, लियोनल मेसी। ये लियोनल मेसी अभी फीफा रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी है, फीफा रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी है। और आपका शतरंज में नंबर 1 खिलाड़ी अभी कौन है, तो आपका है भैया ये जो कार्लोस अल्कारेज है, जिसे प्रागनंदा ने धोया था, ठीक है। तो अभी जो है 1 नंबर का है, और जो कार्लोस अल्कारेज है उनका जो है नेशनलिटी भी पूछते हैं, नॉर्वे के रहने वाले। गोल्डन बूट का अवार्ड यहाँ पे, फीफा की बात पे फिर से मैं लौट आता हूँ, गोल्डन बूट का अवार्ड यहाँ पे मिला था किलियन एम्बाप्पे को, एम्बाप्पे, है ना। इसके अलावा गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को, ठीक है भैया। ये ग्रुप डी में भी काफी बार पूछा गया, यहां फिर से रिपीट किया गया। इनके अलावा फीफा फुटबॉल की जो बड़ी संस्था है, इसकी स्थापना 1904 में करी गई थी, और इसकी मुख्यालय कहां पे है, ज्यूरिख के अंदर है। कहां पे है, ज्यूरिख के अंदर है। फीफा अंडर-20, है ना, ये 2023 में अर्जेंटीना में हुआ है। यह खेल पहले किसी कारणवश इंडोनेशिया में होने वाला था, लेकिन इंडोनेशिया ने जो है मेजबानी नहीं किया, और ये कहां चला गया, अर्जेंटीना में हुआ, संपन्न भी हुआ। और विजेता कौन बने, उरुग्वे का यह फर्स्ट जो है अवार्ड था, मतलब ये ट्रॉफी था कि आपका जो है अंडर-20 कैडर में फीफा वाला जो है उरुग्वे पहली बार जीता। आपको ज्ञात होगा कि जब फीफा वर्ल्ड कप का पहला एडिशन हुआ था तो उसके विजेता भी उरुग्वे थे, है ना। आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो चलाना होगा। देखिए ये अंडर-20 वाला, अंडर मतलब क्या होता है कि एज के रिलेशन में बात करता है यहाँ पे, कि जिसकी एज ना 20 साल से कम होगा, ऐसे ही खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और एगो मेन वाला होता है, तो मेन वाला जो फर्स्ट एडिशन हुआ था उनका विजेता उरुग्वे ही था। अंडर-20 2023 में इसके विजेता भी उरुग्वे है ना।
इसके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहे थे? स्पेन भाई साहब रहे थे। आगामी फीफा वर्ल्ड कप 26 में होगा, कहाँ पे होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। एशियाई खेल पहला एडिशन दिल्ली में 1951 में हुआ था, दूसरी बार भारत में 1982 में हुआ था। एशियाई खेल 2022 चीना के अंदर हुआ है। एशियाई खेल 2026 जापान के अंदर होगी। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, एशियाई 2022 में भारत को 107 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। 2024 के ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक, चाहे तो पैरा वाला चाहे तो मेन वाला, दोनों ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, जहां पे एफिल टावर है, जहां पे आप फोटो खिंचाने जाते हैं। इनके अलावा 2026 की फीफा वर्ल्ड पुरुष जो है ये आपका कहां पे होगा? बता ही दिया, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। इसके अलावा 2027 का आईसीसी वर्ल्ड कप जो आपका क्रिकेट वाली होती है, अब क्रिकेट पे आ जाइए, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। 2024 टी20 महिला क्रिकेट कहां पे होगा? बांग्लादेश में होगा। 2026 का टी20 महिला क्रिकेट कहां पे होगा? इंग्लैंड में होगा। 2024 में टी20 पुरुष क्रिकेट भी होने वाला है इस साल, टी20 वर्ल्ड कप, क्योंकि 22 में हुआ था। तो ये अमेरिका, वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। नामीबिया से एक क्वेश्चन और बताया था सवेरे, कूनो नेशनल पार्क में जो चीता लाए गए, नामीबिया से ही लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर रखा गया था चीता को संरक्षण करने के लिए, जिसमें से एक चीता मर गए। इनके अलावा 2025 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कहां पे होगी? तो भारत में होगी। ये सब बात ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन एक बिहू का प्रकार नहीं है? बिहू और जो छऊ है, मैं एक ही साथ आपको डिस्क्राइब करता हूं कि भाई ये दोनों ना तीन तीन प्रकार के होते हैं। ये कौन से तीन तीन प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक तो आप रंगोली बिहू, इसे याद रखने का मैं कैसा तरीका बताया हूं कि होली जो होता है ना, होली ये रंगों वाली त्योहार होता है ना। होली के दिन सब रंग जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, आपने गाना सुना होगा ना। तो रंगोली वाला त्योहार होता है होली। और होली जनरली कब होता है? फरवरी और मिड मार्च तक होता है। इस बार तो लास्ट मार्च में, मेरे ख्याल में 24 मार्च को है। ठीक है, तो मार्च के बाद कौन सा महीना है? तो भैया अप्रैल। तो इसीलिए रंगोली बिहू होली के समय रख लेना, तो अप्रैल में। और देखिए माघ में जो होता है ना, माघ वो जनवरी के पास होता है। माघ मतलब ठंडा का पीक पीरियड। तो माघी बिहू जो होता है वो जनवरी में होता है। अब बच गया एक, वो तो ऑप्शन है, छांट दीजिएगा। तो तीसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्लू से काम कराएंगे हम लोग, एग्जाम पास करना है, मास्टर नहीं बनना हमको। ठीक है भैया, तो ये जो है रंगोली बिहू, आपका रंगोली बिहू कब होता है? अप्रैल में होता है। कंगोली या काटी बिहू कब होता है? अक्टूबर में होता है। और जो भोगाली या माघी बिहू है यह जनवरी में होता है। याद करने का अच्छा तरीका है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा यह असम की सबसे बड़ी फेस्टिवल है। असम में और आएंगे आप तो क्या क्या हो जाएगा? एक माजुली महोत्सव का नाम याद रखिएगा। माजुली, चूंकि माजुली अपने आप में जो है एक अलग रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो स्थित है, सबसे बड़ा आइलैंड है, जो दुनिया में नदी में स्थित सबसे बड़ी आइलैंड भी है। तो माजुली महोत्सव कहाँ पे होता है? असम में होता है। अंबुबाची मेला कहाँ पे होता है? असम में होता है। किस मंदिर प्रांगण में होती है? कामाख्या मंदिर प्रांगण में होती है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा असम में नेशनल पार्क भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, राइनो वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू सखोबा, पावितोरा, ओरंग, है ना, ये सब कहाँ पे है? असम के अंदर है। इनके अलावा अच्छा, हेमंत बिश्व शर्मा सबसे जो है हंसमुख चेहरे आप सीएम के अंदर देख सकते हैं, तो ये भी असम के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। हेमंत बिश्व शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है, जैसा कि आप जानते हैं। छऊ नृत्य के 3 प्रकार के होते हैं। सरायकेला का छऊ, सरायकेला कहाँ पे? झारखंड में है। पुरुलिया का छऊ कहाँ पे है? कलकत्ता में है। और मयूरभंज का छौ कहां पे होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। ये जगह के नाम है, इसके ऊपर से छौ लगा दिया गया। क्या होता है कि देखिए, आलू की उपज जो है बिहार में चाहे कोई भी स्टेट में लगभग जगह पे हो जाता है जहां पे आलू की खेती होती होगी, इस प्रकार की मिट्टी जैसे बिहार में है, तो हर जिले में होता है। लेकिन कुछ ऐसा मतलब प्रमाणिक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बहुत ज्यादा खेती होता है, तो उसी से हिसाब से नाम रख दिया यहाँ पे, है ना। इसके अलावा मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। कौन सा छौ में? मयूरभंज के छौ में। और छौ नृत्य को संगीत नाटक अकादमी ने अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। लेकिन अगर आपको कहे कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार सभी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को मिलाकर कितने हैं, तो 9 आंसर देना है, क्योंकि इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? देखिए, ये अंकिता रैना ऐसे नहीं पूछे गए हैं, ये जो है टेनिस से है। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन, मेरे ख्याल में वो 2021 का साल था जिसमें ये क्वालिफाई कर ली थी महिला युगल में खेलने के लिए, और इस प्रकार से ये पांचवी महिला बनी थी, है ना, 5वीं महिला बनी थी इंडिया के लिए क्वालिफाई करने वाले जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल में क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला बनी थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष युगल के जो विजेता हैं रोहन बोपन्ना भी हैं, और एक और है, तो 2 होता है भाई, पुरुष युगल मतलब 2, है ना, तो एगो रोहन बोपन्ना साहब भी है। इतनी उम्र में जीत लेने बात समझ रहे हैं। इनके अलावा
अनाहत सिंह को याद रखना है, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। अनाहत सिंह, ज्योति याराजी है ना, ज्योति याराजी हर्डल रेस, ये भी ज्यादा ध्यान रखना है। अनाहत सिंह स्क्वैश है ना। अंतिम पंघाल, यहाँ बंगाल लिखा गया, अंतिम बंगाल, यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं। अंतिम पंघाल है ना, पंघाल, पंघाल क्या भाई, रेसलर है ना। अनु मलिक क्या है, भाला फेंक है। नीरज चोपड़ा क्या है, भाला फेंक है। साक्षी मलिक क्या है, वेट लिफ्टर है। कर्नो मलेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर है। ज्योत्सना चिनप्पा क्या है, स्क्वैश के हैं। दीपिका पल्लीवल क्या है, स्क्वैश के हैं। साक्षी मलिक क्या है, आप लोग बता देना। हिमा दास क्या है, आप लोग बता देना। मीराबाई चानू क्या है, आप लोग बता देना, मैं नहीं बताता। चलिए अगला है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है BaOH। देखिए मैंने बताया है कि जो बच्चे साइंस से पढ़े रहते हैं ना, उनको ये सब चीज जो है हलवा लगता है, एकदम हलवा, लेकिन जो आर्ट से पढ़े हैं उनके लिए पूरी हो जाता है, और पूरी को चबाना पड़ता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैं याद रखने के लिए आपको बताया हूं कि कैसे याद रखना है। देखिए जिस चीज के लास्ट में OH लगा रहता है उसे हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इस प्रकार से मैं सिर्फ सिखा रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको CO3 रहता है, जैसे NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, तो CO3 को हम कार्बोनेट पढ़ देते हैं, है ना। CO2 O2 रहता है तो डाइऑक्साइड पढ़ देते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना कर लोगे तो ठीक रहेगा। SO4 को सल्फेट पढ़ देते हैं, ठीक है भाई, तो ध्यान रहना है ना। इसके अलावा है ना, जैसे आपका संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये CaCO3, तो इससे बना है, तो आप ध्यान रख सकते हैं बहुत सारे चीज को। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होगी क्षारीय होगी। जनरली हाइड्रोक्साइड वाले जितने भी चीज है उसकी प्रकृति जो है क्षारीय टाइप की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 यहाँ पे दिया गया है, इसे संगमरमर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na मतलब सोडियम और CO3 माने कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट से धोबन सोडा कहते हैं। खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 होता है, और इसे ही आप दूसरा नाम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माफ कीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जिप्सम का निर्जलीकरण से ये जो है आपका प्राप्त होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी ने देखा है, जो हाथ पैर टूट जाता है और प्लास्टर करता है डॉक्टर, तो यही इस्तेमाल करता है मूर्ति की सोचा बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि में जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है इस्तेमाल होती है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना, ये शुष्क बुझे हुए चूने से प्राप्त किया जाता है। जब क्लोरीन गैस के जो है ताप की उपस्थिति में प्रवाह की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। और विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं, टॉयलेट के बाहर छिड़के हुए होते हैं, या फिर आप कीटाणु वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी सोसाइटी लोकेलिटी के अंदर। ठीक है भैया। इनके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे रसायन का राजा कहा जाता है। ये सभी प्रकार के बैटरी, जो भी सेकेंडरी बैटरी है जिसे चार्ज करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है, उस बैटरी में भरे जाते हैं। इसे रसायन के राजा के साथ साथ अकार्बनिक अम्ल भी है, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है। साथ ही साथ इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। बहुत सारी बात है, बहुत सारी जो है चीज है। एसिटिक एसिड CH3COH, ये खाने के रूप में इस्तेमाल होता है, विनेगर के रूप में, है ना। आपने चाइनीज जितना भी खाते हो, मंचूरियन, चाइनीज भेल, ये क्या बोलता है भैया, है ना, और भी नाम पता तो नहीं उतना, चाइनीज मंचाओ, ये जो भी है चाइनीज खाना, उसमें ये इस्तेमाल होता है बहुत, है ना, इसलिए कम खाना चाहिए। लक्षद्वीप पर मोदी जी से क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे हैं, लेकिन ये बच्चे आउटसाइडर बता रहे हैं। जो बच्चे लिख के बताएं ये ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बताए, तो इसे मैं जो है इग्नोर करता हूं। फिलहाल फिर भी लक्षद्वीप और इसके बारे में ये मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं कुछ बच्चे आंसर मिलाने आता है। अच्छा चलिए जाने दीजिए, आंसर मिलाने वाले से मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाने आया हूं मैं, है ना। देखिए लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, भारतीय भूभाग का हिस्सा है, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थित है। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी होगा। लक्षद्वीप को पहले लक्का द्वीप या अमीनी द्वीप कहा जाता है। मिला लीजिएगा आज गूगल सर्च करके, 2016 में RRB NTPC के एग्जाम में जो 4, मेरा शादी था 1 मई को, 4 जो है अप्रैल को उस दिन एग्जाम हुआ था ना, 4 अप्रैल को जो है ये पूछा गया था, देख लीजिएगा। ठीक है भैया। इनके अलावा लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और यह जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर और सबसे अधिक सेक्स रेशियो जो है रखने वाले स्टेट है। कौन सा भैया आपका क्या है भैया, सेक्स नहीं, मैं यहाँ लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ, तो मैं केरल समझ के सबसे अधिक सेक्स रेशियो बता दिया हूं, जो दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ सब क्लियर कर देता हूं। ये जो केरल उच्च न्यायालय के अंदर आता है, मैं इसमें बेसिकली लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ, राइट। लक्षद्वीप में जो है UT में सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, और UT में सेक्स रेशियो की बात आ गई है, तो पुडुचेरी सबसे अधिक सेक्स रेशियो रखते हैं UT के अंदर। केंद्र ऐसे स्टेट की बात करेंगे तो ये दोनों रिकॉर्ड किसके नाम है, केरल के नाम है। ठीक है। इनके अलावा
लक्षद्वीप में कौन सी भाषा, है ना, अच्छा बता दिए भाई। लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय से मालदीव को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है। याद रखने की तरीका बताया था कि जो 9 डिग्री है ना, इनके दोनों प्रथम अक्षरी असमान है। जैसे लक्षद्वीप से मालदीव पहले ल है फिर मो है, ठीक है। जो 8 डिग्री चैनल है इसमें दोनों प्रथम अक्षरी समान है, जो है मालदीव से मिनी कॉय। और जो 10 डिग्री है वो लिटिल अंडमान से कार निकोबार, मतलब लिटिल का मतलब छोटा समझते हो ना, तो मतलब छोटका से का समझ लीजिएगा, वैसे ये चीज एक्चुअल में है नहीं। इसके अलावा अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत बच्चे खाड़ी ही नहीं समझते, उसको लगता है जो नाला वगैरह होते हैं वो खाड़ी होते हैं। मैं बता दूं, ये जो अभी मैं डेट बताया आपको कि 4 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी है ना, तो भाई उसी में एक क्वेश्चन और आया था। उस क्वेश्चन का नाम था कि बंगाल की खाड़ी क्या है। ऑप्शन में दिया गया था एक समुद्र, एक प्रकार का खाड़ी, एक प्रकार का जो है महासागर, जो भी होती है ना। तो ये है समुद्र। और खाड़ी किसे कहते हैं, जो तीन साइड से स्थल वाले पार्ट से घिरा हो और एक साइड से जल वाले पार्ट से घिरा हुआ जल राशि को खाड़ी कहा जाता है। समझिएगा, देखिए 3 पार्ट से स्थल वाले भाग से घिरा हो, यहां भी अपने इंडिया का पोर्शन है और यहां भी लग जाता है आपका इंडोनेशिया वगैरह। तो ये वाली जो पोर्शन है ये बंगाल की खाड़ी कहलाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर से भी स्थल, इधर से भी स्थल और इधर से भी स्थल, पूर्वी घाट वाली। तो ये 3 किनारे जो है स्थल को धोता है, इसीलिए यह बंगाल की खाड़ी है। और उसी में अगर कोई जगह है, ये तो पानी की राशि 3 तरीके से स्थल से घिरा है, अगर जस्ट उल्टा कर दिया जाए कि कोई भी जो है कोई भी लैंड जो है ये 3 तरीके से 3 साइड से जल से घिरा हो, तो इसे प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है भैया, प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे आपका डेक्कन की पठार कहाँ है, पेनिनसुलर इंडिया में, तो प्रायद्वीपीय भारत में है ना। सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, ये भी है ना। तो ये आप समझेंगे स्पष्ट रूप से तभी समझ में आएगा। अरब सागर क्या होता है, इसमें ऐसा बॉन्ड नहीं है, महासागर से छोटा होता है, एक जनरली परिभाषा है। और एक गल्फ का नाम भी आप सुना होगा, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। तो गल्फ क्या होता है, ये भी खाड़ी के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो है फैलाव संकीर्ण होता है। जैसे खाड़ी बहुत बड़ा और इसका फैलाव बहुत संकीर्ण होगा, है ना, जिसमें बहुत बहुत बड़े बेरे नहीं जा सकते। बेरा करने का मतलब जहाजी बेरा भैया, है ना। इनके अलावा भामाकल्पम का संबंध, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ 19 फरवरी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का यह क्वेश्चन 47 कॉपी के 7वां क्वेश्चन 7वां कॉपी किया गया है। 7वां क्वेश्चन जो है कॉपी किया गया है, जैसे ही कॉपी है आप देख सकते हैं। मैंने प्रश्न वहां पे रखा था, भामाकल्पम शास्त्रीय नाटक नृत्य भारतीय शास्त्र में किस रूप में जुड़ा है, तो कुचिपुड़ी से जुड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य है ना। इसके प्रमुख कलाकारों में वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। इसके अलावा जो आधुनिक जो रूप में पहुंचाने का श्रेय जो है कुचिपुड़ी को सिद्धेंद्र योगी को जाता है। इसके अलावा यह देवदासी प्रथा से निर्मित नृत्य है। मैंने आपको बताया है कि देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ये 4 नृत्य जो है देवदासी प्रथा से जो है निर्मित है। देवदासी आप समझ रहे, देव माने भगवान और दासी मतलब जो रक्षा करे, मतलब जो सेवा करे, है ना। चुंगई नृत्य जो है ना, ये मणिपुरी नृत्य के जो है एक पार्ट है चुंगई, है ना। इसमें भी भगवान कृष्ण की पूजा हो सकती है, नो डाउट। इसके अलावा अभंग, त्रिभंग, सभंग, ये जो है भरतनाट्यम के शारीरिक प्रक्रिया है। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि भरतनाट्यम में नृत्य फरमाने के 4 अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जैसे अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना। ये क्या है, तो सबसे पहले कविता वाली जो पार्ट होती है उसे अलीरप्पू कहते हैं, फिर आगे आगे जो भी, है ना। अब उतनी नॉलेज तो है नहीं, मैं नृत्य तो करता नहीं हूं, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन जो बेसिक है, जितना एग्जाम में आता है उतना तो मैं जरूर आपको जो है डोज दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं एसएससी के एग्जाम के अंदर। भरतनाट्यम का नृत्य का जो भाग है इसे सदिरअट्टम कहा जाता है। इसके अलावा, है ना, 2023 में 2 विभूति को जो पद्म विभूषण मिला है वो भरतनाट्यम में मिला है, पद्मा सुब्रमण्यम को और बैजंती माला को। 2019 में नर्तकी नटराज को भी मिला था पद्मश्री भरतनाट्यम के सेक्टर में, जो पहले ट्रांसजेंडर लेडी थी। आज यहाँ से भी क्वेश्चन आया, आगे आप देखेंगे, है ना। इनके अलावा देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं और एक अंग्रेजी वाले देश में पैदा हुआ बच्चा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप चाहे कितना भी विद्वान हो जाओ, आपकी जो बोलने की फॉन्ट होंगे, जो तरीके होंगे, और जो अंग्रेजी लोकेलिटी में रह के सीखा है उनसे बहुत डिफरेंस होगा। तो वही बात है, हम नृत्य नहीं करते हैं तो एकदम एक एक रस तो नहीं जान सकते, लेकिन उतना जान सकते हैं जितना आपको मैं एग्जाम में पूछेगा, है ना। आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते, कितने दिन चिल्ला के बताया कि ये आकार विदेशियों को भी प्राप्त है और ये कुछ अधिकार है जो आपातकाल में छीने नहीं जाते हैं। और इसको मैं कैसे रिलेट किया था ये भी पढ़िए। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में क्या बेसिक अंतर है, तो डीपीएसपी किसी भी सूरत में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन मौलिक अधिकार विषम परिस्थिति, जब आपातकाल वगैरह लगती है तो आपको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है अस्थायी रूप से, है ना। तो 20 और 21, 20 में क्या है, सजा आदि के मामले में छूट होती है। 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
का अधिकार, निजता का अधिकार। और मैंने ये भी कहा था कि किसी भी सूरत में आपको जिंदगी जीना कोई नहीं छीन सकता। तो ये भाई 21 है, क्यों छीनेगा भाई किसी को जिंदगी जीना, है ना। इसके अलावा संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को, हाँ एक कंडीशन में जिंदगी जीना छीन लेता है लोग, कब, समझ रहे हैं, जब फांसी की सजा होती है तो जानबूझ के तो मारता है ना, फांसी देते हैं तो जिंदगी छीन रहा होता है। इसके अलावा भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया, अमेरिका से लिया गया है। 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन सभी को समझा चुका हूं, आगे निकलूं क्या, नहीं समझा देता हूं। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण विरोधी अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक समाज के लिए हित, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आर्टिकल 31 मतलब अब लागू नहीं होता क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था जो हट गया, ठीक है। इसके अलावा 14 से 18 का भी अपना महत्व है भाई। 14 में समता का अधिकार है, 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है, 16 में जो है अवसरों की समानता है लोक नियोजन के मामले में, 17 में छुआछूत का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 में सजा आदि के मामले में छूट है, 21 में निजता का अधिकार है, 22 में भी सजा से संबंधित प्रावधान है, 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है या फिर मानव तस्करी पर रोक है या फिर बंधुआ मजदूरी पर रोक है, 24 में बाल श्रम पे निषेध है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, आप धर्म के नाम पे कोई भी राशि खर्च करते हैं तो टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा, आप अपने मन की धर्म मान सकते हैं, आप अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपके कल्चर में जो आते हैं उसको कैरी कर सकते हैं, जैसे सिख धर्म के लोग कृपान कैरी करते हैं, ठीक है। इनके अलावा 29 और 30 क्या होते हैं, 29 और 30 अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है कि भाई उनके जो उनके कल्चर में है वैसे आप शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, है ना, ये सब इनके आते हैं। इनके अलावा आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत रिट जारी किए जाते हैं, उन्होंने ऐसा मत करो। इनके अलावा जो है रिट जारी किया जाता है 5 जो है आपका आर्टिकल 32 में, है ना। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर साहब आर्टिकल 32 को ही जो है संविधान का आत्मा माना था और किसी भी आदमी का जब मौलिक अधिकार की हनन होती है तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था और 300 के में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूछा है 250। राज्यसभा में लोकसभा में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों अस्तित्व में कब आई 1952 में। हालांकि लोकसभा का चुनाव 1951 1952 आप कई जगह लिखे हुए देखे होंगे, लेकिन जब कार्यकाल स्टार्ट हुआ ना 52 हो गया था। भारतीय संविधान का निम्न सदन जो है, ओहो गलत हो गया, भारतीय संविधान का निम्न सदन, अच्छा ऐसा है कि गलत नहीं लिखा है, लिखा ऐसा है कि लोकसभा को देखिए यहाँ पे लिखा है लोकसभा को भारतीय संविधान का निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को भारतीय संविधान का उच्च सदन कहा जाता है। एकदम सही लिखा है। भारत के संविधान की व्यवस्था जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं, जहां जहां कॉमा देखते हैं या फिर जितने ये लिखे हैं ना, इसमें कम से कम 20 प्रश्न के आंसर है आपके जो लोकसभा से संबंधित है। यानी आज हम इसमें आधा मिनट में लोकसभा पढ़ लेंगे, आधा मिनट में राज्यसभा पढ़ लेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहीं बैठा हूं, मुझे आके पटक देना इधर पे, है ना भैया। तो ये देखो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है सबसे पहले, है ना। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होते हैं लोकसभा में अगर आपको एंट्री चाहिए तो। लोकसभा का कार्यकाल समान स्थिति में 5 वर्षों की होती है। लोकसभा में सदस्यों की जो कार्यकाल होती है ये 5 वर्षों की होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक के आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आज आपका नया सरकार बना, नया सरकार है ना, नया सरकार किसी भी आदमी की एक चेहरा, मान लो कि राम बाबू प्रधानमंत्री बन गए आज, और आज ही उनका सरकार बना है और कल अगर जो है मतभेद उत्पन्न हो गया और सभा में सदन गिर गया, जो है एक भी मतलब जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना हट गया, तो कल ही सरकार हट जाएगा, मतलब लोकसभा भंग हो जाएगी, फिर से चुनाव होंगे। तो इस प्रकार जो है आपका ध्यान रहे, ठीक है भैया। तो जब तक विश्वास प्राप्त है ना, एक तो ये आपका सबसे अच्छा सटीक डिफिनीशन होगा कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक जो है विश्वास प्राप्त है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है कहां से आते हैं ये लोग, तो ये जो है भैया ये आते हैं आपके जो लोकसभा में सदस्य होते हैं ना, उन्हीं अपने में से ही चुन लेते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया है। इनके अलावा लोकसभा में जो सदस्यों की बैठक होती है उसकी जो है गणपूर्ति यानी कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो एक सदस्य का 10वां भाग तो होना चाहिए। अगर जो है 550 है ना, हाँ 55 सदस्य हो गया ना तो कार्यवाही स्टार्ट हो सकता है, 54 रहेगा तो नहीं होगा, है ना। इनके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कहां जिम्मेवार है, लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं तो क्या करोगे, तो संसद मार के आना, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार है। लोकसभा से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा, 81, राज्यसभा से
80 और संसद से 79। ठीक है, इनके अलावा धन विधेयक को लोकसभा में पेश करी जाती है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर हैं। उपाध्यक्ष अनंत संयम है। वर्तमान अध्यक्ष 17वां ओम बिरला साहब है। 17वां का कार्यकाल 19 से 24 है। अभी 24 से जो है 29 चलेगा आपका, जो 18वां लोकसभा चुनाव अभी बाकी है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है 80, और राज्यसभा में भी सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश की है 31। ठीक है, और इंडिया में सबसे अधिक विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में ही है 403, है ना। ध्यान रखेंगे 80, 31, 403, ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। अगर और भी आगे आए तो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीट हैं, तो ये चारों बात ध्यान रखना है, काफी काम आएंगे, है ना। इनके अलावा राज्यसभा भारतीय सदन के अपर सदन कहलाते हैं। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होती है। ये बहुत ही सोचनीय बात है कि भाई सोचनीय मतलब जो है गलत सेंस होता है, सोचनीय मतलब ऐसा होता है कि निंदनीय मतलब दयनीय टाइप से हो जाता है। तो यहाँ पे इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहूंगा और माफी चाहूंगा। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो राज्यसभा है ये कभी विघटित नहीं होता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपके संसदीय प्रणाली में है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना बात, प्रणाली में ही है तो कहां से आप समाप्त कर दोगे। लेकिन राज्य के अंदर जो विधान परिषद होते हैं, है ना, उसका विघटन तो संभव नहीं है, मतलब स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्णतः इनहिलेट किया जा सकता है, मतलब जड़ से ही समाप्त रहेगा, ना रहेगा ना बांस ना बजेगा बसली, मतलब रहेगा ही नहीं। इसीलिए आप इंडिया में देखेंगे कि मात्र 6 ही स्टेट है जहां विधान परिषद है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करें तो मैं जानूं। इनके अलावा जो बाइकैमरल स्टेट है भाई, इनके अलावा राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अधिकतम 250 सीट होते हैं, 238 चुनाव के माध्यम से, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। जो कहां से आते हैं मतलब ये पद्धति कहां से है? आयरलैंड के संविधान से। और आगे है मुंह पे लफ्ज कहां से आते हैं तो समझिए, जो कला संगीत खेल इत्यादि के क्षेत्र में निपुण हो, है ना, एक अच्छा खासा स्थान रखता हो, उनको जो है डिप्यूट किए जा सकते हैं। फीफा का ऊपर किससे क्लियर होगा? फीफा का एक और प्रश्न पूछा गया, फीफा से 2 प्रश्न पूछे गए। फीफा 2022 कहां हुआ और 2022 के विजेता कौन थे? 2 अलग अलग प्रश्न पूछे गए। पद्म विभूषण 2023 किसे मिला है पूछा गया है। देखिए कितना अच्छा ज्ञान में चलाक है। मैं हमेशा आपको बोलते आया हूं कि जो बहुत जल्दी करंट में कोई क्वेश्चन आता है और आपका एग्जाम हो रहा है तो उससे संबंधित प्राचीन क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे नवका याद करके आएगा, पुराना नहीं याद करके आएगा, तो दिक्कत करेगा वहां पे। ठीक है, तो 2023 में जो पद्म विभूषण मिला था श्रीनिवास वर्धन जी को, जाकिर हुसैन साहब को तबला के लिए, मुलायम सिंह यादव को, है ना, इनके अलावा MS कृष्णा को, दिलीप महालनोबिस को और बीबी दोषी को। ये महालनोबिस साहब जो हैं ये आपके ORS जो होता है ना, ORS पीने वाला, जो आपका शरीर में जब जल की मात्रा घट जाती है तब लोग पीते हैं, गर्मी के दिन में पीना चाहिए वैसे भी। तो ये दिलीप महालनोबिस साहब जो है इस पे काम किए थे। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वर्ष 2022 के लिए दिए गए पद्म विभूषण 4 आदमी, इसका मैट्रिक भी बताया था। प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। कैसे बताया था? प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, क्योंकि उस समय बिपिन रावत साहब जो हमारे पहले CDS थे सेना में, तो उनकी जो है निधन हो गई थी। ठीक है, तो कल्याण हो गए उनके, है ना। कल्याण करे भगवान, जहां भी है स्वर्ग में जाए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और सदा आदरणीय रहेगा इस देश के लिए, क्योंकि पहला पोस्ट जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे थे। इनके अलावा अभी कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान साहब है। पद्म विभूषण 2024 बिंदेश्वर पाठक, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, और इसके अलावा वेंकैया नायडू और चिरंजीवी। देखिए वेंकैया नायडू साहब भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं, चिरंजीवी को सभी जानते हैं, एक्टर है साउथ के। पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। बैजंती माला भरतनाट्यम के अलावा एक्ट्रेस भी है, और बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के जो है एक जो है नागरिक हैं। इनके अलावा 2024 के लिए 132 अवार्ड दिए गए, 17, 5 और 110। 2024 में फातिमा बीबी मैडम को जो है पद्म भूषण दिया गया। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश हुई और तमिलनाडु में राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी हैं। कृष्णा भगवान से संबंधित कौन सा नृत्य है? हर दिन बताते हूँ, और ये पहले ही बताया हूँ कि ओडिसी भी हो सकता है। वैसे मणिपुरी तो है ही है राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग से, लेकिन अगर और मणिपुरी ऑप्शन में नहीं है तो ओडिसी से काम चला लेना। ओडिसी भी ऑप्शन में नहीं है तो जोगोई भी चलेगा, क्योंकि जोगोई भी मणिपुरी नृत्य का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ डेवलप करना होगा। इसके अलावा ओडिसी से क्यों काम चलेगा? क्योंकि भगवान जगन्नाथ भी कहीं ना कहीं जो है विष्णु का ही स्वरूप है और कृष्णा भी विष्णु का ही स्वरूप है, तो मिला जुला के बात वही हो रहा है। कृष्ण भगवान से संबंधित ओडिसी नृत्य, मणिपुरी। इसके अलावा दही हांडी जो महाराष्ट्र में होता है, क्या जो आपका जन्माष्टमी होता है उसी दिन होते हैं दही हांडी, लोग मटका फोड़ते हैं, है ना। इसके अलावा जो है भरतनाट्यम में भगवान शिव की आराधना की जाती है, ऐसा माना जाता है। इनके अलावा मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप की। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य जो सत्रिया नृत्य है, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, और इनको जो आधुनिक श्रेय में लाए थे शंकर देव साहब लाए थे। भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी किसे मिला? तो ये तो ऑप्शन से होने वाली थी, है ना।
फिर भी बता दूं, मेरा जैसा मन कर रहा है कि इसमें संगीत नाटक अकादमी पद्मा सुब्रमण्यम का ही पूछा गया, क्योंकि इसको जो है इस बार पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो 1983 में पद्मा सुब्रमण्यम को संगीत नाटक अकादमी, 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण मिला है। और अपने पीडीएफ से ये जाएगा कहाँ, ये देखिए टुडे एग्जाम का जो आपका जो अभी नृत्यांगना है उनको अवार्ड से संबंधित इस प्रकार का पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज में दे दिया गया है। बच्चे आप लोगों से बता दूं, जो एनालिसिस देखते हैं वो देखिए, आप पीडीएफ लेते हैं वो लीजिए, लेकिन जो टॉपिक बैच है ये पीडीएफ हमारे सभी स्कीम के साथ मुफ्त दिया जाएगा। आप 35 का भी खरीदेंगे ना तो 20 क्लास का तो टॉपिक बैच का पीडीएफ मिल जाएगा और 35 और क्लास मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, एक पीडीएफ का दाम मैंने 40 पैसे से कभी ज्यादा नहीं रखा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 40 पैसे भी नहीं पड़ेंगे। मैंने एसएससी में 70 रुपए के अंदर 113 क्लास अपनी प्रैक्टिस सेट का दूंगा, फिर 20 पीडीएफ दूंगा और एनालिसिस तो मुफ्त है, वो तो खैरात है। ठीक है, तो 113 और 20 133, आप भाग लगा लीजिएगा, हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं 70 से, है ना। इसके अलावा तो इस प्रकार से बना के दिया गया है, एक जैसे नृत्य में एक जैसे कैरेक्टर को कौन कौन सा अवार्ड कब मिला है, तो आपके एक ही जगह पकड़ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। इसके अलावा भरतनाट्यम, अच्छा जब वहाँ पे क्या क्या वीडियो है मैं बता दूं, जनगणना है, आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा आपका खेल से लेटेस्ट स्पोर्ट्स है, लेटेस्ट करेंट अफेयर है, इसके अलावा जो भी पद्म विभूषण वगैरह के है, 26 जनवरी की जो भी गणतंत्र दिवस है उनसे संबंधित बात है ना, खेल से संबंधित शब्दावली है, वाद और वाद्य यंत्र है, नृत्य है, सभी राज्य के आपके त्योहार हैं, ये सब आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके अलावा महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी हॉकी से है। देखिए ये 3 दिन से मैं यही आपका जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे क्योंकि यही फैक्ट से क्वेश्चन आ रहा है सब। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा है रंजीत सिंह कप, है ना। इनके अलावा जो आपका मैं बता ही दूं क्योंकि बच्चे नए भी जुड़ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि पुराना बच्चा ही है। सैयद मुश्ताक असी या एशिया ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी, यूथांट कप, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब जो है आपका डेविस कप। टेनिस से है, टेबल टेनिस से कार्बिलोन और स्वथलिन, गोल्फ से बाकर कप, राइडर कप। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, तो ये 2014 में होती है। 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, है ना, जन धन योजना और आपका नमामि गंगे, ये 3 जो है मेन जो है उस समय स्कीम चलाया गया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ये 2016 में अरुण जेटली साहब के द्वारा 16 जनवरी को हम स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। स्टैंड अप इंडिया के शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 पढ़ा दिया हूँ, किस दिन पढ़ाया हूँ, उसी 19 प्रैक्टिस सेट में, है ना। नीचे लिंक है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, हमारे बात पे विश्वास नहीं है तो। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत 2014 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 15 में, 10 लाख की मैक्सिमम लोन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में। एक प्रश्न पूछा गया था, कवर और मिड ऑफ के बीच को शॉर्ट को क्या कहते हैं, भाई ये रहा कवर ड्राइव 4 रन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कवर ड्राइव कहते हैं इसे, है ना। बेटा चुपो, कवर और मिड ऑफ के बीच शॉट को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कवर ड्राइव, है ना, कवर ड्राइव कहते हैं, है ना। इसके अलावा क्रिकेट में अगर उठले बॉल बाउंड्री को पार कर जाता है तो 6 रन मिलता है। आप बॉल लेटल बाउंड्री को पार किया यहाँ से यहाँ तक तो कितना मिलता है भैया, 4 रन मिलता है। ये तो आप बताने की बात ही नहीं, आप लोग तो इतना जो है क्रिकेट में एक बात जानते हैं कि मैं भी नहीं और कोई भी नहीं जानता होगा आपके जितना। क्रिकेट में खेल में एक बल्लेबाज 10 तरीके से आउट होते हैं, है ना, 10 तरीके से आउट होते हैं। और एंजेलो मैथ्यूज अभी आपने सुना होगा कि जो टाइम आउट के कारण आउट हो गया था दुर्भाग्य से, और पहला बैट्समैन है पूरे दुनिया में। वर्ल्ड कप में ये कारनामा हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में एक मैच में, हाई वोल्टेज मैच था। इसके अलावा भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने पहला शतक लगाया, तो आपका जो है कपिल देव जो है भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच में वनडे क्रिकेट में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। T20 क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक सुरेश रैना ने लगाया था। वनडे क्रिकेट में 3 सर्वाधिक रन मारने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, इनके अलावा दूसरा स्थान पर कुमार संगकारा श्रीलंकन और तीसरे स्थान पर बिरटू है अपना, रिकी पॉन्टिंग को आगे ढकेल दिया है। सबसे अधिक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया 6 बार। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अब मैं नहीं बताता, कल ही बताया ना सबके सब, तो क्यों बताऊं बार बार। सुब्रमण्यम और चक्रवर्ती दोनों में से कोई भी हो सकता है, सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। अगर सुब्रमण्यम और चक्रवर्ती आंसर में नहीं है तो सैंडी भी हो सकता है, सैंडी। ये 3 जो है अलग अलग नाम है, चक्रवर्ती, सुब्रमण्यम, सैंडी को भी ऐसे लिखता हूं। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है इसके। अब बच्चे बोल रहे हैं पंचवर्षीय योजना से मॉडल आया था, एक बच्चे बोल रहे हैं तीसरे आया था, तो ये क्या क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा सस्पिशन है। बाद में कि पहला हैराड डोमार है, दूसरा पीसी महालोबिस है, तीसरा सुब्रमण्यम है, चौथा की बात करेंगे तो एलन रुद्र होता है। क्या होता है चौथा की बात करेंगे तो चौथा के बाद अशोक रुद्र एलन या फिर एलन रुद्र कहा जाता है। 5वां करेंगे तो डीपी प्रसाद धर, है ना। इनके अलावा आगत निर्गत से आगे बना था, है ना। तो इतना ही तक पूछता है। मौर्यवंश की राजधानी पूछा था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में प्रशासन को देखने के लिए कितनी कमेटी हुआ करती थी या समिति आने वाले शिफ्ट के लिए, मैं
एसएससी की नस वाली क्वेश्चन पकड़ के रखा हूँ भाई कि क्या पूछेगा आने वाले शिफ्ट में। आज से ज़्यादा आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, आपसे ज़्यादा सोचता हूँ ताकि आपको भलाई हो। और आप लोग लाइक भी नहीं करते, उंगली में एक ऐसे दबाने में। पैसा लेना है तो ले सकते हैं आप हमसे, कोई बात नहीं भाई, मजाक किया हो। नहीं करना है लाइक, नहीं अच्छा लगता होगा आपको, हो सकता है ना। तो ये आपका 6 समितियां था और सभी समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करता था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को, जो नंद वंश के अंतिम शासक, हरा के किया था। मौर्य वंश द्वितीय शासक बिंदुसार को अमित घात्र कहा जाता है। मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के प्रतापी राजा अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अच्छे खासे किए और उन्होंने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। कलिंग युद्ध क्यों किए थे? अशोक ने किए थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी धम्म को अपनाया था, वो गुप्त से दीक्षा लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मेघास्थनी इंडिका नामक पुस्तक लिखा जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलेगा। मौर्य वंश की जानकारी मुद्रा राक्षस से भी मिलेगी, जिनके लेखक विशाखा दत्त है। विज्ञानेश्वर तो मिताक्षरा के लेखक हैं। अब जवान स्लिप हो गया तो बता ही दिया ना, क्या खराबी थोड़ी करेगा। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना कर्नेलिया से हुआ था और एक और शादी हुआ था दूरधरा से। तो जो बिंदुसार है ये दूरधरा का बेटा है और ये जो हेलेना कर्नेलिया है ये सेलुकस निकेटर की पुत्री है। इसीलिए तो मेगास्थनीज को छोड़ दिया था कि कभी 3-5 देखना तो हमको बताना, कुछ हमको बेटी को दिक्कत दे तो, है ना। इसके अलावा योजना आयोग से प्रश्न आया था। योजना आयोग 1950 में स्थगित मतलब बने थे और 2015 में नीति आयोग जगह लिया था। इसके अलावा योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है इंडिया में। इनके अलावा जनगणना से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो ये रहे आपके 19 क्वेश्चन, 20 में से 18 क्वेश्चन। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अच्छा, पीडीएफ आप लोग करते हो तो पीडीएफ का थोड़ा सा रूल सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में 2 प्रकार के लिंक है। एक लिंक है व्हाट्सएप का, क्या किसका लिंक है भैया? व्हाट्सएप का लिंक है। और एक लिंक है किसका? तो टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम को आपके हमारे टेलीग्राम पे क्या मिलता है? तो सभी एग्जाम की एनालिसिस मिलती है, लेकिन उस दिन रात को 11 बजे। सभी एग्जाम की एनालिसिस मैं जो भी कराऊंगा आगे भविष्य में वो भी, ठीक है, तो रात को 11 बजे मिलेगा। और ये व्हाट्सएप पे क्या मिलता है? तो व्हाट्सएप पे हमारे लल्लन टॉप टुडे एग्जाम का एक्स्ट्रा फैक्ट जहर वाला, जहरीला, जो एग्जाम में सीधे एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने वाला, ठीक है भाई। तो ये मिलता है प्रैक्टिस सेट। अलग अलग प्रैक्टिस सेट की अलग अलग कॉस्ट रखी गई है, जैसा कि 35 रुपए से स्टार्ट होते हैं, है ना। 35 है, सबका 35 ही है एक्चुअली। अब एक से ज्यादा कोर्स लोगे तो ज्यादा हो जाएगा मतलब। तो मैं एसएससी वाले को डिमांड का मतलब सुझाता हूं कि 70 लीजिए कम से कम, आपके एसएससी के लगभग मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा इस पे जो व्हाट्सएप पे है मतलब तुरंत वीडियो अपलोड करूंगा और तुरंत एनालिसिस का पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, जो व्हाट्सएप में एक्टिव ग्रुप में है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जैसा लिंक पसंद आता है वो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 21 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। ये पॉइंट टू एक्स्ट्रा फैक्ट है ये सिर्फ करंट एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जाम में रामबाण सिद्ध होती है और होते आए हैं। और इस बार जो जीडी की एग्जाम चल रही है यहाँ पे 20 में से आज जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें 19 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए थे। वो भी हाल के पढ़ाए हुए, नहीं कि मैं जिंदगी भर पढ़ाया तब आया, तब तो सभी पढ़ा दूंगा। ऐसे हाल फिलहाल के जिसके लिए मैं ये सेट चलाया था उस सेट से आया है। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक की वीडियो है, आप देख सकते हो। 19 तारीख को शाम को अपलोड किया गया था। 7 से 8 क्वेश्चन तो पर डे खाली उस वीडियो से आ रहा है। बाद में कि मैं 19 का दावा इसलिए करता हूँ कि जो मेरा सीरीज है वो पीडीएफ आपके सामने पहले से छपा है, देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी साहब हैं। आर वेंकटरमणी महान्यायवादी है, इसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनके बारे में सभी गुणगान में पहले ही कर लिया था। इस मैंने आपको बताया हूँ कि भाई पॉलिटी आप जब भी पढ़ो ना तो कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप लोकसभा को पढ़ते हैं एट अ टाइम आप राज्य में जो है विधानसभा को पढ़िए। अगर आप राज्यसभा को पढ़ते हैं एट अ टाइम जो है आपके विधान परिषद को पढ़िए। अगर आप केंद्र में पीएम को पढ़ते हैं एट अ टाइम आप सीएम को पढ़िए। अगर केंद्र में प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं तो राज्य में आप गवर्नर को उसी समय पढ़िए। केंद्र में अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से राज्य के किसी हाई कोर्ट के बारे में पढ़िए, है ना। उसी प्रकार से महान्यायवादी अगर आप पढ़ रहे हैं तो राज्य में महाधिवक्ता पढ़िए। आपको क्या होगा, चीज़ों को जो है तुलना कर लीजिएगा, याद रखने में सहूलियत होती है। जितना चीज़ मैंने बताया लगभग दोनों का सेम ही काम है। एक का काम है कि पूरे इंडिया को, पूरे घर को चलाना, मतलब पूरे गाँव को चलाना, और एक का काम है कि एक परिवार संभालना। राज्य यहाँ पे परिवार है और गाँव मेरा इंडिया देश। मैं यहाँ पे गाँव का संज्ञा दिया हूँ जो केंद्र सरकार चलाते हैं, है ना, और परिवार दिया हूँ जो राज्य सरकार है ना। इनके अलावा
तो आर वेंकट रमनी है महान्यवादी। अब इसके बारे में देखते हैं। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 है। ये महान्यवादी भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होता है जो कानूनी मामले पे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। किसको सलाह देंगे? ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और जो महाधिवक्ता होता है वो गवर्नर को सलाह देता है, क्योंकि वो राज्य का विधिक अधिकारी है। इसके अलावा इन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि आज तक कभी बिरले ही आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति जो है अमुक विधेयक गया और अस्वीकार कर दिया, हालांकि उनके पास वीटो का पावर है, लेकिन बहुत रेयरली, है ना। तो ये क्या होती है? ये भी है कि भाई संसद में आओ लेकिन आप अपना जो है मत डालो। महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं और गवर्नर जो होते हैं वो भी आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को ही धारण करते हैं, जो राज्यपाल राज्यों में होती है, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं उनका भी। इनके अलावा राज्यों में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता, भी हमने महान्यवादी पर, अब मैं महाधिवक्ता पढ़ रहा हूँ। अब केंद्र सरकार से सीधे राज्य के अंदर आ जाइए। तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 165 का उपयोग कर, ठीक है। सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, ठीक है भैया। राज्यपाल यादव वाला नहीं, गवर्नर वाला है। इनके अलावा भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैं कहीं पे लिख के दे सकता हूँ, यहाँ से कल एक ना एक बात आपके एग्जाम में जरूर आएगी, मेरा ऐसा मन कह रहा है। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, नियंत्रक कैग जिसे आप कहते हैं। कैग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसे कंट्रोलर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कंप्ट्रोलर। क्या कहेंगे? कंप्ट्रोलर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के अनुसार प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, और 149 जो आर्टिकल है इसके अनुसार ये कैग जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इनको जो है पावर दिया गया है, फैसिलिटी दिया गया है ना। इनके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति की जांच करते हैं? तो लोक लेखा समिति की जांच करते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आप कहते हो जी 22 में कहां से आते हैं जी? 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसी प्रकार से इनका एक बहन समिति है जिनका नाम है प्राक्कलन समिति। क्या नाम है? प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और कहां से आते हैं? ओनली लोकसभा से आते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है किस सदन में जो है प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं? तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति में करते हैं। और अपना रिपोर्ट जो है ये भी, यानी कैग भी किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं हम आगे। इनके अलावा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी तथा सीईओ BVR सुब्रमण्यम साहब है। ये कहना इसलिए क्योंकि ये भी की पोस्ट है इंडिया का, एक देखा जाए तो बहुत बड़े संस्था का। हालांकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, मैं फिर से बता दूं, इसके बारे में पूछा जाता है। असंवैधानिक संस्था है आपका क्या? नीति आयोग, या फिर सलाहकारी कह सकते हैं, या फिर गैर संवैधानिक कह सकते हैं। BVR सुब्रमण्यम है ना, और जो उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी है। सुमन कुमार बेरी साहब राजीव कुमार का स्थान लिए थे, और BVR सुब्रमण्यम जो है ये परमेश्वरम साहब का स्थान लिए थे। DRDO के अध्यक्ष जो है समीर कामत, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसरो का सोमनाथ साहब को भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले जो वित्त आयोग थे उनके अध्यक्ष KC नियोगी साहब, इनको भी ध्यान रखिएगा स्टैटिक्स फॉर्म के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह साहब को भी ध्यान रखना है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया से ही मैंने ये क्वेश्चन इतना सोच के लिखा है क्योंकि पता है अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग में अध्यक्ष बन गए हैं। कौन से नंबर के होंगे? 16वें नंबर के होंगे। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के पहले जो है नवनिर्वाचित नीति आयोग 2015 में उनका जो है आपका सचिव था। इनके अलावा FIH हॉकी वर्ल्ड कप किस राज्य में करवाए गए थे? सब दिन बताया, और जब भी बताया तो जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम को मैंने, है ना, क्लियरफाई करके बताया कि भाई बिरसा मुंडा स्टेडियम 2 है ना, तो गच्चा नहीं खा जाना। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम अगर आपसे पूछ रहा है तो ये फिर आपको झारखंड जाना पड़ेगा। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पूछ रहा है तो फिर ये आपको उड़ीसा के राउरकेला आना पड़ेगा। राउरकेला में अब इंजन का भी निर्माण होता है, रेल के इंजन का निर्माण। मेरा एक दोस्त है राउरकेला इंजन फैक्ट्री में है, ठीक है भाई, जहाँ पे इंजन की निर्माण होती है वहाँ पे जो है काम करते हैं वो। तो ये जो है आपका 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप किस राज्य में? तो ये उड़ीसा में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के आयोजन उड़ीसा के 2 स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम और आपका भुवनेश्वर, इन दोनों स्टेडियम में कराया गया था। कलिंगा भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। जीता कौन था? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा था? बेल्जियम, ठीक है। ये तो हो गई पुरुष वाला हॉकी वर्ल्ड कप। अब आते हैं ओरिजिनल मसाला पे जो आपके एग्जाम में आएगा। क्या है ना कि मैं जितना मसाला दे चुका हूँ उसका 2% नहीं पूछ रहा है। जो बच्चे मेरे से नियमित पिछले 2 महीने से भी जुड़े हैं, एक भी
क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आए तो बताइएगा, उसका मतलब वो ठीक से पढ़ नहीं रहा था। ठीक है भाई, मैं बहुत मेहनत किया हूँ भाई आप लोगों के लिए, मैं अपनी नींद हराम किया है, अपने घर की टाइम देना कम कर दिया है, और जॉब करते हुए घर परिवार चलाते घर से बाहर रह के ये सब करना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन एक नशा सी हो गई है कि मुझे कुछ कर दिखाना है आप लोगों के लिए, बस यही कर रहा हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप ये 1971 में शुरू हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप, है ना, और पहला जो विजेता रहा था ये पाकिस्तान ही रहा था, अपना पाकू रहा था। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकू टीम सबसे सफल टीम है, ध्यान रखिएगा। जैसे एशियाई क्रिकेट, जो एशियाई आपका एशिया कप होता है क्रिकेट का, उसमें भारत सबसे सफल टीम है, उसी प्रकार से जो ICC अंडर 90 है वो भी भारत सफल टीम है ना। ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड कप वनडे वाला में सबसे सफल टीम है। तो ऐसे अपना अपना एक इमेज होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत जीते थे 1975 में, 1975 में एकमात्र बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है भारत, और 2023 में तो रॉन्डे से बाहर हो गया था। इनके अलावा एशियाई जूनियर हॉकी, अब आता है कंफ्यूजिंग पेयर, एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप पुरुष 2023 के विजेता पाकू है, माफ कीजिएगा भारत है भाई, पाकू उप विजेता। पाकू कहाँ से जीतेगा, इसको पका देंगे हम, है ना। तो ये भारत जीता है और पाकिस्तान जो है उप विजेता रहा था। ये जूनियर वाला है हॉकी चैंपियनशिप पुरुष की प्रतियोगिता 2023 में। यह मैच ओमान में हुआ था। एशियाई जूनियर हॉकी महिला वाली 2023 में ये आपका भारत विजेता रहा है, और उप विजेता इसमें कोरिया रहा है, साउथ कोरिया, और यह मैच जापान में हुआ था। ये दोनों को क्लैरिफाई करके याद रखेंगे, हालांकि पहले से ही पढ़ाते आए हैं दोनों को। इनके अलावा एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी महिला, ये महिला का है, ये झारखंड में हुआ, जापान को जो है मात देते हुए भारत यहाँ भी विजेता। तो आपने अभी 4 देखा, एशियाई जूनियर पुरुष, एशियाई जूनियर महिला, एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023। तो ये तीनों के विजेता जो हॉकी वाले में है भारत ही है। इनके अलावा पूछा गया है डंडारिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जरा नृत्य वाला वीडियो निकाल के देखिएगा, या फिर जो बच्चे PDF खरीदे हैं PDF वाला देख लीजिएगा, नृत्य वाला इसमें है कि नहीं है। आंध्र प्रदेश से है ना। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में मथुरी, लंबाड़ी, कोलाट्टम, धमाल, बिलासनी नाट्यम, बोमलत्ता, गोवी, ढीमसा, बीरानाट्यम, भामाकल्पम, ETC। ये कहाँ के नृत्य हैं। अब ये याद कैसे रखा जाए, बड़ा बात है ना कि याद कैसे रखा जाए। तो याद देखिए एक ही तरीके जो जैसा कि मैं अपनाता हूँ, जो मुझे आता है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो मुझे आता ही है तो उस पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मुझे नहीं याद है उसको मैं 3 बार देखूंगा, 2 बार मुँह से बोलूँगा, ठीक है भैया। जैसे आप आपकी जगह पर मैं होता मथुरी, जैसे मुझे लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा सा नज़र से देखूंगा। लंबाड़ी 1-2 बार आपको मैं पहले भी पढ़ा दिया हूँ तो खत्म करना है, कोलाट्टम भी पढ़ा दिया हूँ खत्म करना है, धमाल में थोड़ा देखना पड़ेगा, बिलासनी नाट्यम देखना पड़ेगा, गोभी बड़ा अच्छा नाम लग रहा है देखना पड़ेगा, ढीमसा भी पहले पढ़ा दिया हूँ खत्म करेंगे, भामाकल्पम को समझा दिया हूँ कुचिपुड़ी से रिलेटेड है यानी आंध्र प्रदेश का ये भी, तो इसे भी समाप्त करेंगे। अब जो ये 3-4 बच गया स्टार वाला, इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसमें कन्फ्यूजन क्या है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए सिद्धि धमाल होता है, तो सिद्धि धमाल जो है सिद्धि धमाल, तो ये सिद्धि धमाल, हालांकि सीधी लिखा गया, सिद्धि होता है, सिद्धि नहीं होता है क्या, सिद्धि हर रिद्धि सिद्धि वाला वो वाला। तो सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात का है, जबकि खाली धमाल आपका आंध्र प्रदेश में भी होता है। आंध्र प्रदेश के त्यौहार में आपने माजुली महोत्सव भी रख लेना है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी स्थित पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगराह स्थित है। पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी आपको मैं समझा चुका हूँ, ये पश्चिमी घाटी है, ये पूर्वी घाटी। आज तो मैं ये भी बता दिया हूँ कि भाई खाड़ी क्या होता है, समुद्र क्या होता है, गल्फ क्या होता है, महासागर क्या होता है, 2 सेकंड में बता दिया था पिछले वीडियो में, है ना। इनके अलावा मेरा एक ही मानना है, वो मैं ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करता हूँ जो आपको समझ में आए। मैं किताबी भाषा पूरा एकदम शुद्ध हिंदी ही दे दूं और आपको समझ में ही नहीं आए, याद ही नहीं रह पाए तो किस काम की है भाई, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तटीय राज्यों में गुजरात के बाद सबसे लंबा सीमा रेखा रखता है। गुजरात सबसे लंबा रखता है, फिर आंध्र प्रदेश रखता है। तटीय राज्य की बात करेंगे, आपका गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। कितने हुए भैया, 4, 5, 9 हुए। ये तटीय राज्य है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी गांव की उपज है जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2014 से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में उगादी नामक त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं नव वर्ष के अवसर पे। ये जो है आपका है ना तेलुगु नव वर्ष है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, मुझे भी जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था तमिल तेलुगु
है ना, मलयालम, मलयालम और कन्नड़। मुझे लगता था ये सब एक ही जैसे है, कोई कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़ा फर्क है भाई। अब तो मैं इस भाषा को सुनता हूँ, मेरे साथ कई सारे काम करने वाले हैं साउथ के, है ना। देखिए तमिलनाडु में तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, मलयालम केरला और लक्षद्वीप में, और आपका कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। भाई का अपना अलग अलग भाषा है। प्रसिद्ध पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। इसका कंफ्यूजिंग पेयर क्या है, लोकटक झील, जो क्या है भाई मणिपुर में है। पुलिकट लोकटक जैसे लग रहा है दोनों भाई है ना, लेकिन दोनों एगो ई छोर पर तो एगो वो छोर पर है, एगो राम है तो एगो सीधा जो है ना लक्ष्मण है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए मैंने बताया है कि भाई जो 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक के आर्टिकल है, इनको अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज कर दिए हम सहूलियत के लिए, है ना। 14 से 18 हम समानता का अधिकार कहते हैं। इसमें सिर्फ इक्वलिटी की बात होती है। आप कहीं कोई सा भी उठा लीजिए, है ना, इक्वालिटी की बात होगी इसमें, है ना, कोई सा भी उठा के देखिए इसमें क्या होता है। तो 14 में अगर हम बात करें तो क्या होता है, समता का अधिकार होता है, समता का अधिकार होता है साधारण अवस्था में। 15 में क्या होता है कि कोई भी, है ना, जाति धर्म लिंग नाम आदि के अधिकार पे न मतलब अनुसार किसी को ना तो टीच करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई भी इसमें भेदभाव नहीं रखेगा। इसके अलावा 16 में है लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, है ना। जैसे इंडिया में जो कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं भर सकते, आप भर सकते हैं, इंडियन है तो ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। इनके अलावा 17 है कि छुआछूत का अंत है ना। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अनटचेबल पुस्तक जो लेखक हैं, उसके लेखक कौन है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक, ठीक है। और 18 नंबर कौन है भैया, उपाधियों का अंत है, लेकिन काफी हद तक डॉक्टरी और सेना वगैरह में नहीं लागू होती है। इनके अलावा जो आपका मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में है, अमेरिका से लिया गया है, वर्तमान में 6 है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 14 से 18 समझ गए। अब 19 से 22 मैंने समझाया हूँ कि 19 जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है। इसमें 6 चीज इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। वाक एवं स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे हम बोल पा रहे हैं। दूसरा है हथियार रहित जो है आपको बैठक करने का अधिकार देता है। तीसरा आपको सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। फिर आपको क्या देता है भाई, इंडिया में अबाध रूप से कहीं भी घूमिए। फिर आपको इंडिया में कहीं भी घर बनाने की छूट देती है। फिर आपको इंडिया में कोई सा भी बिजनेस व्यापार आपका आजीविका चलाने की स्रोत के लिए कोई नहीं रोकेगा। ऐसा ये तो कोरोना वायरस बन गया भाई जिंदगी कोरोना वायरस है। इनके अलावा भैया ये 19 से 22 से ये प्रेस की स्वतंत्रता है। मैंने आपको बताया है कि 20 और 21 जैसा आर्टिकल है जो आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, है ना, इसमें जो है इसमें कोई कटौती नहीं करी जाती है, यानी ये बदलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ ऐसे आर्टिकल जो विदेशियों को भी प्राप्त है उनमें 20 भी आता है, ध्यान रखिएगा, 21 भी आता है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या बोलते हैं भैया आप कि भाई बलात् शर्म पे रोक है, मैं इतना काम नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता। इसके अलावा जो बंधुआ मजदूर होता है ना, वही जैसे ही आदमी बंधुआ हुआ वैसे ही बल का प्रयोग करेगा उस पर, तो बंधुआ मजदूर, है ना, तो बंधुआ मजदूर से छुटकारा। इसके अलावा इसमें मानव तस्करी मजदूर जो बंधुआ ही हो गया तो उसे लोग बेच भी सकते हैं, तो ये कुल मिला के एक ही बात है अगर आप सही से सोचिए तो मानव तस्करी पे रोक है ना, ट्रैफिकिंग। इनके अलावा जो 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चा है, सॉरी ज्यादा हो गया भाई, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा अगर है ना, बच्चा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो आपको जो है कल कारखाने पे नहीं लगाना है। 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यक हित से। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है। सुप्रीम कोर्ट इसी से रीट जारी करते हैं। आम आदमी का मौलिक अधिकार हनन होने पे यही जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में जो है आर्टिकल 300 में रखा गया। सोडियम को किस में रखा जाता है पूछा गया है, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 है, और द्रव्यमान तो लिखा ही नहीं, तो कितना होता है बताइए। द्रव्यमान यहाँ कहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है। देखिए द्रव्यमान मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं भी आता तो भी आप याद दिला सकते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। कैसे, मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक अगर किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक है तो मैंने एक ट्रिक दिया था कि भाई ऑड और इवन नंबर का दिया था कि अगर उनका परमाणु क्रमांक ऑड नंबर है तो उसको 2 से गुना करने का है और 1 जोड़ देने का है, ठीक है। तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 11 दूनी की 23 के करीब होगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन 23 के करीब होगा। और जो आपका इवेन नंबर है उसको सीधे 2 से गुना कर देना है। जैसे 12 किसी चीज का है मैग्नीशियम का,
है ना। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 24 होगा मैग्नीशियम का। देख लीजिएगा इन दोनों चीज़ को और ये ट्रिक अपने जेहन में याद रख लीजिएगा, आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने में सहूलियत होगी, है ना। फिर समझ लीजिए ऑड वाले को 2 से गुना करके एक जोड़ना है, अंडर 20 तक कार्य करेगा, और इवन वाले को 2 से गुना करना है, और जो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन हो उसको आंसर मान। जैसे मुझे यहाँ पर 23 आया, अब ऑप्शन में होता 22.8, 22.9, 22.7, 22.5, मैं किसको टिक करूंगा। अब आप तो हमसे ज़्यादा तेज हैं भाई, तो 22.9 क्योंकि 23 के करीब है ये। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। समुद्री जल में अधिक क्या पाया जाता है, सोडियम के लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम बहुत लचीली धातु होती है, इसीलिए हम इसे चाकू से काट सकते हैं। ये सोडियम है और ये है आपका चाकू, इसे आप काट सकते हैं आराम से। आप मेरा चाकू भी मैं नहीं बना पाता हूँ, है ना, अब तो नहीं सीख पाऊंगा। इसके अलावा सोडियम का नाम लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है, इसीलिए आप सोडियम का सूत्र Na देखते हैं। पोटासियम का नाम कैलियम से लिया गया है, यहाँ मैं ये लिख के दूंगा क्योंकि आने वाली शिफ्ट में इसका आसार है। पोटासियम का नाम कैलियम से लिया गया है, सोडियम का नाम नेट्रियम से लिया गया है, तभी आप पोटासियम का P नहीं देखते हैं और सोडियम का S नहीं देखते हैं, Na देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा गया है, अच्छा आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे इससे पहले शिफ्ट में, बता दूं आवर्त सारणी जो आधुनिक वाला है ये मोस्ले साहब का प्रिंट है। 118 तत्व है, इसमें आपका 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके अलावा 18 भाग को आप कैसे याद रखते हो ये भी आपके लिए चैलेंज होगा अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो, लेकिन जो बच्चे जुड़े हैं वो उनको याद होना चाहिए। नहीं है याद तो ठीक से नहीं पढ़ते हो बंधु। ठीक है, ये जो पहले दोनों है इसे हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये 3 से 12 जो है इसे हम D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और ये यहाँ 13 से जो 18 है इसे हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और नीचे जो आपका 2 दिख रहे हैं लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड उसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया ब्लॉक के आधार पे SPDF, है ना। इनके अलावा जो पहला 2 है इसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, अल्कलाइन मेटल कहते हैं, अल्कलाइन मेटल कहते हैं। उसमें भी स्पेशली 2 का कलर पहला से थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, तो 2 को कहते हैं भैया पृथ्वी क्षारीय धातु। दोनों सटीक क्लियर हो गया। 3 से 12 को हम D ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमणीय धातु, है ना। इनमें मेटेलिक गुण अच्छा होता है। इनके अलावा जो 13 है इससे पहले के नाम पे, तो इसको हम, है ना, बोरॉन ग्रुप कहते हैं। 14 को कार्बन, 15 को कार्बन ग्रुप, है ना, माफ कीजिएगा, 14 को कार्बन ग्रुप, 15 को नाइट्रोजन ग्रुप, 16 को ऑक्सीजन ग्रुप या केल्कन कहते हैं, कलकन, केल्कन CH से लिखाता है भाई, है ना। 17 को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, और 18 को हम नोबेल गैस फैमिली कहते हैं या इनर्ट गैस फैमिली कहते हैं। मैंने नोबेल गैस याद रखने के तरीके भी बताए हैं, साथ ही ये भी बताए हैं कि कैसे आपको याद रखेगा कि ये सबसे बाहर है। परिवार के सबसे नकारा बेटा पे कोई ध्यान नहीं देता है, रात को 10 बजे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन एक जो चेहते बेटा है अगर 2 मिनट के लिए ओझल हो जाए, अरे बाबू कहाँ गया कहाँ गया, तो ऐसा है, समझ रहे हैं। तो ये नकारा है इनर्ट गैस, इसे कोई नहीं देखता, ये सबसे लास्ट में पड़े हुए हैं। इनर्ट गैस मतलब जो दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। लेकिन इसमें एक ऐसा गैस है जिससे क्वेश्चन बन गया था एक बार, ये जो आप जेनॉन देख रहे हैं जिसका सूत्र XE होता है, परमाणु क्रमांक 54 होता है, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर मतलब अजीबो गरीब गैस कहा जाता है। ये जो आप रेडॉन देख रहे हैं, ये जो आप रेडॉन देख रहे हैं, इसको जो है आप यूज करते हैं कैंसर के उपचार प्रणाली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये जो आप नियॉन देख रहे हैं ये लैंप वगैरह में यूज होता है। ये जो आप हीलियम देख रहे हैं ये वायुयान और गुब्बारा में यूज होता है ना। ये जो आप ऑर्गन वगैरह देख रहे हैं ये भी आपका जो है लाइट वगैरह में यूज हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये है आपके भैया इनर्ट गैस की कहानी। बाद बाकी लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड में कितने कितने तत्व आते हैं तो आप यहाँ से गिन सकते हैं, और इसको भी एक इंक्लूड करना है। तो हमारे ख्याल में ये 15 हो जाएगा, 15 लेंथेनाइड और 15 एक्टियोनाइड। नीचे में 14 ही होगा, आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन आपको यहाँ से पकड़ना है, ये 57 से चलता है। कलर आपको सेम दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या है, ये इसके आगे चला था लेकिन जगह आवर्त सारणी के साइज खराब हो जाता है, इसलिए इसको नीचे निकाला है और इनका अलग अलग नाम दिया है लेंथेनाइड, एक्टियोनाइड। हालांकि एक जैसे गुण के तत्व हैं यहाँ पे। इनके अलावा
एक और चीज़ यहाँ बता दूं, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 63 तत्व था और 1869 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी रिलीज हुआ था। हालांकि मेंडेलीव का मत भी आधुनिक आवर्त सारणी के मत से ही मिलती थी। ठीक है, अगर आधुनिक आवर्त सारणी का जो है जनक कौन कहे नीचे में और मोस्ले नहीं हो तो मेंडेलीव से काम चला लेना। ठीक है, वो भी आधुनिक आवर्त सारणी के मत के विचारक ही थे, इसीलिए कभी भी पुरानी आवर्त सारणी और नई में नहीं होता है। मेंडेलीव और मोस्ले के आवर्त सारणी में पूछा जाता है, या फिर आधुनिक और मेंडेलीव, यानी मेंडेलीव से जो पहले आया था, सॉरी प्राचीन और मेंडेलीव और आधुनिक, है ना। इनके अलावा जो मेंडेलीव में 63 बता दें, मेंडेलीव का जो था ना ये परमाणु भार पर था, ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। इसमें जो है एक जैसे तत्वों को लगभग एक जगह रखा गया है, कोई भी खाली स्थान नहीं रखा गया है। जो आपका मेंडेलीव साहब था, इन्होंने आवर्त सारणी बनाया तो इसमें बहुत सारे खाली जगह छोड़ दिया था, मतलब इसमें है इसमें नहीं है, ये भविष्य की जगह के लिए खाली है ना। द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था तो पढ़ने में डिफिकल्ट था। इनके अलावा सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, बता दिया, और वो कैलियम मतलब पोटेशियम वाला। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का हाई लिटरेसी रेट पूछा है तो केरल और लक्षद्वीप होगा। अगर इन दोनों में से भी सेलेक्ट करना हो तो किसको टिक करेंगे कि भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लिटरेसी रेट है। आपके सामने केरल भी है, लक्षद्वीप है, एगो हम बिहार डाल देते हैं और एगो हम महाराष्ट्र डाल देते हैं। क्या होगा आंसर? तो भी केरल ही होगा आंसर, क्योंकि केरल का जो है ना 94 पॉइंट था उस समय और लक्षद्वीप का 91.6% था। तो इन दोनों में भी अगर कंपेयर करें तो केरल सबसे ऊपर है, महिला में भी, पुरुष में भी, ओवरऑल में भी, लिटरेसी रेट में। इनके अलावा सर्वाधिक लिटरेसी रेट आपके सामने है केरला का है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का था। दूसरा मिजोरम का, तीसरा गोवा का है। सबसे कम अपना बिहार का है और अरुणाचल प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक कम है, और राजस्थान का है ना पधारो है ना मारो देश तीसरा सर्वाधिक कम है। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कल भी पूछा था, 1931 में हुआ था। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के साथ 31, पूना समझौता 32। गांधी जी अफ्रीका से 93, अफ्रीका गए 93, आए 1915। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस पिछले साल मनाया गया था इंदौर में, इस साल नहीं मनाया गया क्योंकि ये द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह में पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। राजकुमार शुक्ल जो आमंत्रण किए थे, कहाँ पे गए थे? बिहार के चंपारण में। चंपारण मीट हाउस भी होता है। देखिए मैं पहले मांसाहारी था, अब शाकाहारी हूँ, तो मैं पहले ऐसा नहीं कि नहीं खाया हूँ है ना, लेकिन अब नहीं खाते हैं हम, है ना, छोड़ दिए। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए थे, है ना। तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था आपका कितने में? 1922 में, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। 1920 में कौन से 2 नेता अपनी वकालत का जो है पेशा छोड़ दिया था ताकि जो है असहयोग आंदोलन में पूरा सपोर्ट किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज दल की गठन किए थे 1923 में। 12 मार्च 1923 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की स्थापना की थी। हमने कहा कि अमृत भारत महोत्सव जो आपने जो है 2021 से 2023 तक सेलिब्रेट किए हैं, ये भी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है भैया, क्रिप्स मिशन के विफलता मतलब फेल हुआ, तभी मतलब गुस्सा में 8 अगस्त 1942, गुस्सा नहीं कर सकते हैं, मतलब इनके भरपाई के लिए दिखाए कि हम भी कम नहीं, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए और गांधी जी ने इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा दिए। गांधी जी को इस आंदोलन में सपोर्ट कर रही थी अरुणा आसफ अली और लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि गण नेतागण। इनके अलावा गांधी जी से जुड़े हुए पुस्तक एथिकल रिलीजन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, हरिजन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन इत्यादि। नवजीवन जो है ये गुजराती समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का उत्सव कौन है? हरेली ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर है, बताया हूं। उत्तराखंड में हरेला होता है, छत्तीसगढ़ में हरेली होती है। महाराष्ट्र का आज ही बताया था, तो मैं सीधे आगे चलता हूँ। महाराष्ट्र के दही हांडी, दशावतार, कोली, लेजिम, गुड़ी पाड़वा, त्योहार, शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, दही हांडी, कुमकुम हल्दी, रंगोली, वर्ली पेंटिंग और आपका है ना यही सब होता है। कुमकुम जो ये दही हांडी जो है ये आपका कृष्णाष्टमी में होगा। कुमकुम हल्दी कभी भी होता है, महिलाओं सुहागन महिला का त्योहार है। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने चलवाया था। गुड़ी पाड़वा नव वर्ष है, ध्यान रखेंगे। कोली जो है ये आपका कोली समुदाय के द्वारा करी जाती है। गुजरात में आपका भवाई, सीधी धमाल, पतंग उत्सव, उत्तरायण का त्योहार, ये सब गुजरात में है। बाद में की आज ही बात किए थे, तो हम सीधे आगे चलते हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ का है, फिर से आएगा तो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य का जो है सुआ, कर्मा, राउत नाचा, सैला, पंडवानी, गौर मारिया, पंथी, पाली, है ना। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि
जो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो रिसेंट में ही पढ़ाए हैं, इसे नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के मन में आएगा कि टाइम पास करवा रहा है। और जिस दिन आपको लगे कि मैं टाइम पास करवा रहा हूँ उस दिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि भाई आपके हित के लिए जो अच्छा हो वो कीजिएगा। मेरी चैनल और सब्सक्राइब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक समय के बाद ना तो आपको सरकार नौकरी दे रही है ना आपको कोई इज्जत दे रही है। तो ये जो समय है आपका बहुत ही कीमती है, तो आपके हित जहाँ हो वहाँ रहिए, ठीक है ना। और मैं ऐसा दिन आने नहीं दूंगा कि जो मैं आपका टाइम पास कराऊंगा, ठीक है भाई। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है ये भी पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऊपर के प्रश्न में व्याख्या किया गया है, समझ लिए हम लोग। 2023 में किस गायिका को पद्म भूषण मिला था? वाणी जयराम को। वाणी जयराम बहुत सारे गायकी किए हैं, है ना, तो इन्हें 2023 में पद्म भूषण दिया गया था। 2023 में छत्तीसगढ़ की गायिका जो पंडवानी से जुड़ी हुई है, उषा बारले, अजय सिंह मंडावी, है ना, कुंवर सिंह डोमार, है ना, तो ये आपने 3 छत्तीसगढ़ का मिला था 2023 में पद्मश्री, जिसमें गायकी से संबंधित है उषा बारले पंडवानी से, है ना, पंडवानी की जो है सबसे बड़ी कलाकार तीजन बाई। इनके अलावा 2022 में उस्ताद राशिद खान साहब मर गए। आपने इनका गीत मेरे मुंह से भी कई बार सुने होंगे और वो गीत काफ़ी फेमस है और मेरा फेवरेट गीत भी है, शाहिद कपूर के जब भी मेट पिक्चर का, है ना। गीत कुछ ऐसा है, सुनेंगे, सुनाते हैं, थोड़ा सा मन भी हो गया, है ना। आएंगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैना पे दिल हारे हैं, अनजान ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों की जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिले। ये वाला गीत था, है ना, कितना अच्छा है, अच्छा लगा हो तभी, है ना, बोलना। इसके अलावा एक दिन में 28 गाना गाकर गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड बनाने का काम कुमार सानू साहब ने किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेरी बेटी को हंसी आ गई है, कोई बात नहीं, आप लोग भी सुने होंगे। लता मंगेशकर की पहली गाना जो थी ये मराठी भाषा में थी, चूँकि ये भी किताब पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लता मंगेशकर ने पहली गाना जो है किस भाषा में गाई, तो ये आपका जो है मराठी भाषा में, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर किस वर्ष बढ़ने लगी? अब ये क्या प्रश्न हुआ भाई, जो भी भेजे हो जरा बताना भैया कि ये क्या प्रश्न था। साक्षरता दर किस वर्ष में बढ़ने लगी, ये आपके सामने है भाई, साक्षरता दर की डाटा, है ना। अब इतनी डाटा कलेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने इसे गूगल से लाया है आप लोगों के सामने, ठीक है भाई। तो ये बताइएगा कि इसमें क्या क्वेश्चन था, मुझे तो ये समझ में आना। हो सकता है कि साक्षरता दर पूछा हो आज़ादी के समय, तो बता रखा हूँ 17 से 20 में जो ऑप्शन रहे, वैसे जो है एक्यूरेट 18 पॉइंट कुछ था, तो है ना, तो आप मार सकते हैं आज़ादी के समय। बाद बाकी जो है आपका और कुछ मुझे लगा नहीं। यहाँ पे आप देखिए 51 में 1833 है, तो मैं बताया हूँ कि आज़ादी के समय 47 में 18 पॉइंट कुछ था, है ना, बहुत करीब था 18 पॉइंट कुछ के, है ना। तो 18 और 20 के बीच में जो है उन्हें मारने का, क्योंकि ये कभी भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं देता है। जीएसटी से एक क्वेश्चन आया था, 2017 अधिनियम मंत्रालय किसने पेश किया? जीएसटी अधिनियम किस मंत्रालय ने पेश किया? बताइएगा कि यही क्वेश्चन था या फिर ये पूछा था कि जीएसटी परिषद में अध्यक्षता कौन करते हैं, ठीक है। तो कानून और न्याय मंत्रालय ने पेश किया था, उस समय किरण रिजिजू थे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ। जीएसटी संविधान के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू कर दिया गया 2017 में। अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा जगह लिए इन्होंने, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। इनके जो स्लैब है 0, 5, 12, 18 और 28 है। लॉटरी वगैरह पे 28 लगते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 परिषद से संबंधित है ये। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 + 31 आते हैं, है ना। 31 आते हैं
केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, और 2 आते हैं केंद्र सरकार से। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में। अच्छा एक और है, 1857 के क्रांति से एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं लेकिन बता देता हूँ। 1857 के विद्रोह बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। 10 मई को मेरठ से जो है आग की लपट्टा स्टार्ट हो गई थी, मतलब फुल फ्लेज में आ गया था। तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, बाद में यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय बना, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो है कर रहे थे अगुवाई। 1857 की स्वतंत्रता में प्रतीक जो था, प्रतीक जो रखा गया था ना, मतलब कोई चीज का लोगो, तो कमल और चपाती को रखा गया था। दिल्ली से बहादुर शाह तथा बख्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, फतेहपुर से अजीमुल्ला, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, है ना। इनके अलावा Fe+ PbSO4 की बैलेंस अभिक्रिया शायद आया है, तो FeSO4 जो है आपका, है ना, बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, FeSO4 बनेगा और आप इसमें से Pb को अलग कर लेंगे। सीसा अलग हो जाते हैं, लोहा के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये Pb+SO4 जो है Fe करेंगे तो FeSO4 Pb बनेगा। FeSO4 को जब आप गर्म करते हैं तो FeSO4 को, तो Fe2O3 + SO2 + SO3 बनता है। ये ग्रुप डी के समय से भी एज इट इज पूछता जाता है। एक ZOSO4 के साथ भी पूछता है ये अभिक्रिया। इनके अलावा खाने वाला सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनता है, ये भी आपसे पूछा गया है पास्ट के एसएससी के एग्जाम में। तो खाने वाला सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो आपको धोबन सोडा प्राप्त होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, यानी NaCO3 को जब आप गर्म करोगे, NaCO3 कर लेना, H है तो यहाँ पे NaCO3 तो मिलेगा, फिर H2O मिलेगा और फिर CO2 भी मिलेगा, तो इतना प्रोडक्ट मिलेगा। अभिक्रिया बैलेंस करना आपको आता ही है कि इधर कितना है, उसमें जो है पीछे में आप गुना लगाते हो, बैलेंस करना सीखे ही होंगे, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम के किस कलाकार को अवार्ड दिया गया? पहले शिफ्ट में भी ये लोगो दिखाया था, ये हमारे जो है टॉपिक वाइज वीडियो का डांस और अवार्ड वाले हैं, तो आप देखिएगा क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे दिए जाएंगे। अगर आप हमारा कोई भी एक्टिव PDF बाय करते हो जो 35 से लेके जो है 90 तक का है, 90 करने का मतलब एक PDF का नहीं है ना, 35 क्लास का 35 है, 90 में आपको 113 क्लास यानी 140 क्लास तक मिल जाएंगे टॉपिक वाइज मिला करके, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं समझेगा कितना महंगा है ना। तो ये अगर कोई भी आप लेते हैं और एक्टिव ग्रुप में तो आपको ये PDF तुरंत ही मिलता है। बाद में कि आप रात को जो है एनालिसिस की PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टुडे एग्जाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, व्हाट्सएप का भी, यानी जहाँ पे आप बाय करेंगे या फिर जहाँ पे फ्री आप ऐड होंगे टेलीग्राम पे। जय हिंद दोस्तों।